गुड मॉर्निंग फ्यूचर डॉक्टर्स। और लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? अरे पढ़ा तो कुछ तो पढ़ा था, लेकिन आपके कानपुर में हड़ताल हो गई थी, थोड़ी सी कुछ वॉइस प्रॉब्लम हो गई थी। तो हम लोग क्या करते हैं, नया चैप्टर स्टार्ट करने से पहले जो हमारा लास्ट लेक्चर था उसको पहले पूरा पढ़ लेते हैं। अरे पूरा पढ़ लेते हैं, क्या दिक्कत की बात है? एक बार और समझ में आ जाएगा। कोई परेशानी है क्या? बताओ तो पढ़ ले एक बार फिर से। चलो पढ़ लेते हैं। तो आप मुझे बताओ जरा, ये चैप्टर है बट इससे पहले, इसको स्टार्ट करने से पहले हम ये लास्ट चैप्टर का, देखो मैंने लिख भी दिया, आप कंफ्यूज ना हो, रिवीजन ऑफ इंटायर लेक्चर नंबर 6 ड्यू टू साउंड प्रॉब्लम। समझ में आ गया? तो आप कभी कंफ्यूज भी नहीं होगे कि हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं। तो स्टार्ट करें। तो बताओ जरा, हमने क्या पढ़ा था? सबसे पहले हमने देखा था क्रोमोसोम का नंबर। और मुझे बताओ, मियोसिस को हम बोलते हैं रिडक्शन डिवीजन। क्यों? क्योंकि ये क्रोमोसोम का नंबर हाफ कर देता है। ये क्रोमोसोम का नंबर डीएनए का अमाउंट दोनों के दोनों को हाफ कर देता है। बट कंपेयर किससे करेंगे? हमेशा जीवन से। याद रखना, कंपेयर हमेशा जीवन से करना है। किससे कंपेयर करना है? जीवन से कंपेयर करना है। सभी को समझ में आ गया? चलिए जरा, तो आप मुझे बताओ, यहां पर आप देखना कितने मैंने यहां पर क्रोमैटिन बनाए। देखो, पैटर्नल क्रोमोसोम नंबर 1, मैटरनल क्रोमोसोम नंबर 1, पैटर्नल क्रोमोसोम नंबर 2, मैटरनल क्रोमोसोम नंबर 2। तो आप मुझे बताइए जरा, यहां पर टोटल कितने क्रोमैटिन हो गए? 4। क्रोमैटिन को क्रोमोसोम भी बोल सकते हैं। समझ में आ गया भाई? कंडेंस्ड क्रोमैटिन इज क्रोमोसोम। तो आप मुझे बताओ, ये मैंने बना दिया। और मान लो इसमें सेंट्रोमेयर कितने? 4। नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज इक्वल टू नंबर ऑफ सेंट्रोमेयर। तो सेंट्रोमेयर इसमें कितने हो गए? 4। कितने हो गए आप मुझे बताओ जरा? 4। और डीएनए का अमाउंट हमने मान लिया कि एक क्रोमैटिन में डीएनए का अमाउंट कितना है? 1 पिकोग्राम। तो टोटल कितना हो जाएगा भैया? 4 है तो 4 पिकोग्राम, 4 है तो 4 पिकोग्राम। अब इसमें डीएनए का हो जाएगा रेप्लिकेशन। तो बताओ क्या हो जाएगा? G1 से जब G2 में जाता है, G1 से जब G2 में जाता है, तो आप मुझे बताओ जरा क्या हो जाएगा? अमाउंट ऑफ डीएनए डबल हो जाता है, बट क्रोमोसोम का नंबर कांस्टेंट होता है। याद करो, G1 से G2 में क्या रहेगा? कॉमन क्रोमोसोम का नंबर, बट अमाउंट डीएनए का डबल। तो यहां पर आप मुझे बताओ, डीएनए का अमाउंट डबल हो गया, बट क्रोमोसोम का नंबर अभी भी कितना है? 4। तो यहां पर हम क्या बोलेंगे? क्रोमोसोम का नंबर है 4, बट डीएनए का अमाउंट आप मुझे बताइए जरा कितना हो जाएगा? 8 पिकोग्राम। कितना हो जाएगा? 8 पिकोग्राम। और मुझे बताना, मियोसिस 1 में क्या सेग्रीगेट होता है? होमोलोगस क्रोमोसोम। तो आप मुझे बताओ, मिस्टर शर्मा, मिसेस शर्मा किसमें सेग्रीगेट होते हैं? मियोसिस 1 में। ये हमने सेग्रीगेट कर दिया। समझ में आ गया? 1 में से कोई एक यहां ले आए, 2 में से कोई एक यहां लेकर आ गए। तो आप मुझे बताओ जरा, यदि इसको इससे कंपेयर करोगे, तो देखो क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो गया, बट डीएनए का अमाउंट कैसा है? सेम। तो इसका मतलब आप मुझे बताओ जरा क्या हो जाएगा कि हमेशा G1 से G2 में जाएंगे तो पहले G1 आता है, पहले C आता है। तो G1 से हम मियोसिस 1 के बाद जाएंगे। G1 से हम किस में जाएंगे? आफ्टर मियोसिस 1 जाएंगे। तो आप मुझे बताओ, C हाफ हो जाएगा। और G1 से हम मियोसिस 2 में जाएंगे तो C हाफ तो पहले ही हो चुका है, अब D हाफ हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो ये देखो, क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो गया। अब क्रोमोसोम का नंबर कांस्टेंट है, बट डीएनए का अमाउंट क्या हो गया? हाफ हो गया। तो आप मुझे बताओ क्या हो जाएगा? 1 में C हाफ, 2 में D हाफ। याद हो जाएगा? 1 में C हाफ, 2 में D हाफ। आप मुझे बताओ टोटल कितने कितने बन गए? सिस्टर क्रोमैटिड 4। कितने सिस्टर क्रोमैटिड बन गए? 4। कितने न्यूक्लियर डिवीजन हुए? 2। और आप मुझे बताओ कितने हो गए? 2। तो यहां पर टोटल, एक न्यूक्लियर डिवीजन, दूसरा न्यूक्लियर डिवीजन। तो हम क्या बोलेंगे? यहां पर 2 बार न्यूक्लियर डिवीजन हो रहा है। क्या हो रहा है? यहां पर 2 बार न्यूक्लियर डिवीजन हो रहा है। सभी को क्लियर हो गया? कोई डाउट है भैया? मियोसिस 1 मियोसिस 2, मियोसिस 1 मियोसिस 2, इसमें सेपरेट चल रहा है, इसमें सेपरेट चल रहा है। क्लियर हो गया? अब आप मुझे बताओ, G1 से G2 में, तो G1 से G2 में कॉमन क्या होता है? क्रोमोसोम का नंबर। और डबल क्या होता है? डीएनए का अमाउंट। तो याद रहेगा, D फॉर डबल, D फॉर डीएनए, D फॉर डबल, D फॉर डीएनए। अब आ जाओ G1 से आफ्टर मियोसिस 1, इसमें क्या हाफ हो जाता है? C हाफ। अब वो C हाफ कंटिन्यू चलेगा, लेकिन नेक्स्ट क्या हो जाएगा? D हाफ। क्या हो जाएगा? आप मुझे बताओ जरा, D हाफ। याद रखना, यदि आपको रिवीजन में यदि आपको इरिटेशन होता है तो आप सिलेक्ट कभी नहीं होगे। आपको यदि 1000 बार भी यदि रिवीजन कराया जाए ना, हम क्या करते हैं, जब चैप्टर चल रहा होता है एक बार पढ़ते हैं और उसको 1 महीने बाद 1000 बार रिवाइज करने की कोशिश करते हैं। गलत तरीका है। जब चैप्टर चल रहा है उसको जितनी बार रिवाइज कर सकते हो, मैं आपसे बोल रहा हूं कोई क्वेश्चन मत करो, तब भी चल जाएगा। लेकिन जो आपके नोट्स है उनको मल्टीपल टाइम्स आप कर लो, और आपके डायग्राम्स हैं बहुत शॉर्ट है, आपसे सब बन जाएगा, एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। समझ में आ गया? तो आप मुझे बताओ, G1 से आफ्टर मियोसिस 1 C हाफ, आफ्टर मियोसिस 2 D हाफ बन जाएगा, C हाफ, D हाफ। क्लियर हो गया? फिर हमने क्वेश्चन किए थे,
तो बताओ जरा। अब ये क्वेश्चन हमने किए थे, यहां क्रोमोसोम का नंबर है 2, यहां क्रोमोसोम का नंबर कितना है 2। चलो इसको हम पूरा क्या कर देते हैं, ऐसे व्हाइट कर देते हैं। क्या कर देते हैं, इसको पूरे के पूरे को हम ऐसा व्हाइट कर देते हैं। ठीक है, इस पूरे के पूरे को मैं क्या कर दे रहा हूं, ऐसे व्हाइट कर दे रहा हूं। ठीक है, ये मैंने पूरा व्हाइट कर दिया, इस तरीके से पूरा का पूरा व्हाइट कर दिया, जिससे आप इसको अभी सॉल्व कर सको। तो बताओ जरा, मैं आपसे पूछता जाऊंगा, आप बताते जाना। समझ में आ गया? और लास्ट क्लास आप मुझे बताइए जरा, लास्ट क्लास जो आपने कल शाम को अटेंड करी होगी, उसमें मैंने आपको स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन कराए थे। वो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन संभाल के रखना, उससे बाहर कोई क्वेश्चन आपको नीट में या किसी भी एग्जाम में नहीं मिलेगा। ये मैंने करा दिया। अब बताओ जरा जल्दी से, यहां पर क्रोमोसोम का नंबर कितना है 2n। कितना है आप मुझे बताओ जरा, क्रोमोसोम का नंबर कितना है 2n। क्लियर हो गया? तो यहां पर आप मुझे बताओ आफ्टर मियोसिस 1 क्या हो जाएगा, c हाफ। तो जब c हाफ हो जाएगा तो यहां पर क्रोमोसोम का नंबर आप मुझे बताओ जरा कितना हो जाएगा, n। कितना हो जाएगा, n। बट डीएनए का अमाउंट आप मुझे बताओ जरा कितना रहेगा, उतना ही रहेगा, 2c। अब आप मुझे बताना जरा आफ्टर मियोसिस 2, तो ये तो ऑलरेडी हो चुका है n, अब ये और हाफ हो जाएगा तो ये हो जाएगा c। सभी को बन जाएगा, यहां 46 है तो यहां कितने हो जाएंगे 23। कितने हो जाएंगे 23, बट ये अमाउंट क्या रहेगा, कांस्टेंट। अब ये अमाउंट हो जाएगा यहां पर हाफ, ये अमाउंट हुआ अभी हाफ, ये अमाउंट हुआ अभी हाफ, अब ये अमाउंट हो जाएगा अब हाफ। तो आप मुझे बताओ यहां पर कितना हो जाएगा 90 और 23। फिर आप मुझे बताना जरा, यहां पर हमने क्या बोल दिया 90, तो ये हाफ हो गया, कितना हो जाएगा 45, बट ये अमाउंट कितना होगा सेम 200 पिकोग्राम। तो अब आप मुझे बताना जरा, इसका हम क्या कर देंगे 100 पिकोग्राम। क्लियर है? और ये अमाउंट कैसा रहेगा, बिल्कुल सेम, मतलब 45 आपसे बन जाएगा। ये मैंने आपको होमवर्क दिया था 180, तो आप मुझे बताओ 180 की जगह यहां पर कितना आ जाएगा, बताओ जरा जल्दी से 90, और यहां पर कितना हो जाएगा 400 पिकोग्राम। लेकिन जब यहां से हम जाएंगे तो 90 के बाद आप मुझे बताओ ये कितना हो जाएगा 200 पिकोग्राम। कितना हो जाएगा आप मुझे बताओ जरा 200 पिकोग्राम। पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? सभी को समझ में आ गया? तो ये आपसे बन जाएगा, सभी को बन जाएगा। बताओ जरा जल्दी से, पूरा का पूरा हमने इसको रिवाइज कर लिया, बोलो जल्दी से भाई लोगों। बन जाएगा, सभी को बन जाएगा, बोलो जल्दी से। हो जाएगा, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आगे बढ़ जाओ। तो समरी, मियोसिस 1 में क्या सेग्रीगेट होता है, होमोलोगस क्रोमोसोम। मियोसिस 1 में क्या सेग्रीगेट होता है, होमोलोगस क्रोमोसोम। मियोसिस 2 में क्या सेग्रीगेट होता है, सिस्टर क्रोमैटिड। देखो मियोसिस 1 में क्या सेग्रीगेट हो गया, मिस्टर शर्मा मिसेस शर्मा। मियोसिस 2 में क्या हो जाएगा, क्रोमोसोम 20 से फट जाएंगे, 2 में बढ़ जाएंगे। क्या हो जाएंगे आप मुझे बताइए जरा, 20 से फट जाएंगे, 2 में बढ़ जाएंगे। क्लियर हो गया? तो आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, सिस्टर क्रोमैटिड सेग्रीगेट हो गए। अब आ जाओ, फिर हमने एनसीईआरटी करी थी, फिर हमने क्या करी थी एनसीईआरटी। और आप मुझे बताना जरा, क्योंकि इसमें क्रोमोसोम का नंबर हो रहा है हाफ, इसमें क्या हो रहा है हाफ, तो इसको हम कौन सा डिवीजन बोलेंगे, रिडक्शन डिवीजन। क्या बोलेंगे, रिडक्शन डिवीजन। क्लियर हो गया? इस पूरे पेज में आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, सभी को समझ में आ गया। जो वर्ड मैं आपको सर्कल कराता हूं केवल वही करना है, याद रखना। कंप्लीट डिप्लॉयड साइड ऑफ क्रोमोसोम, the production of offspring by sexual reproduction include the fusion of two gametes with the complete haploid set of chromosome। क्लियर है? वो क्या करते हैं, हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम प्रोड्यूस करते हैं। हैप्लॉइड सेट का मतलब एक सेट पप्पा से आ रहा है, एक सेट मम्मा से आ रहा है। 1 से 23 पापा से आ रहा है, 1 से 23 मम्मा से आ रहा है। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया। दिस स्पेशलाइज्ड काइंड ऑफ सेल डिवीजन दैट रिड्यूसेस द क्रोमोसोम नंबर बाय हाफ रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ हैप्लॉइड डॉटर सेल, दिस इज कॉल्ड एज मियोसिस। बन जाएगा। अब आगे आ जाओ। मियोसिस इंश्योर्स द प्रोडक्शन ऑफ हैप्लॉइड फेज इन द लाइफ साइकिल। क्लियर है? ये क्या प्रोड्यूस कर रहा है, स्पर्म और ओवम को हैप्लॉइड कर रहा है, जिससे जनरेशन ओवर जनरेशन क्या हो जाए, क्रोमोसोम का नंबर कांस्टेंट रहेगा। क्या रहेगा, क्रोमोसोम का नंबर कांस्टेंट रहेगा। क्लियर हो गया? फेज द लाइफ साइकिल ऑफ सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म वेयर फर्टिलाइजेशन रेस्टोर द डिप्लॉइड फेज। क्लियर है? तो मियोसिस हैप्लॉइड फेज लाता है और फर्टिलाइजेशन डिप्लॉइड फेज लाता है। भाई फिर से फर्टिलाइजेशन हो गया, स्पर्म ओवम हैप्लॉइड थे, पास आ गए, डिप्लॉइड हो गए। तो फर्टिलाइजेशन क्या करता है, रिस्टोर करता है। क्या करता है, रिस्टोर करता है डिप्लॉइड फेज को। वी कम अक्रॉस द मियोसिस ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस इन प्लांट एंड एनिमल, दिस लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड गैमेट्स। द की फीचर ऑफ मियोसिस एज फॉलोज। द मियोसिस इन्वॉल्व 2 सीक्वेंशियल साइकिल ऑफ nuclear and cell division called meiosis 1 and meiosis 2, but only a single cycle of DNA replication। देखो इसमें 2 न्यूक्लियर डिवीजन हो रहे हैं, एक मियोसिस 1 में, एक मियोसिस 2 में। और दूसरा आप मुझे बताओ जरा क्या हो रहा है, ओनली सिंगल साइकिल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। क्या बोल रहे हैं हम, ओनली सिंगल साइकिल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन।
Meiosis 1 is initiated after the parental chromosome have replicated to produce identical sister chromatid at S phase. क्लियर है? कब स्टार्ट हो जाता है? जब ये क्या हो जाते हैं, सिस्टर क्रोमैटिड बन जाते हैं, बन जाएगा। अब बचाओ, मियोसिस इन्वॉल्व्स पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। मियोसिस किसको इन्वॉल्व करता है? पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम को। क्लियर हो गया? उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? सिनेप्सिस। भैया मिस्टर शर्मा मिसेस शर्मा का पास आना क्या कहलाएगा? सिनेप्सिस। क्लियर हो गया? अब मुझे बताओ, होमोलोगस क्रोमोसोम एंड रिकॉम्बिनेशन। रिकॉम्बिनेशन को हम क्या बोल देते हैं? इज द रिजल्ट ऑफ क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर का मतलब एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। सभी को समझ में आ गया? बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम हो गया। 4 haploid cells are formed at the end of meiosis. To meiotic event can be grouped under the following phases. ये सब मालूम है, कुछ बताने की जरूरत नहीं है। इसको हमने क्या बोल दिया? इसको 5 स्टेजेस में हमने डिवाइड किया हुआ है। बताओ जरा कितनी स्टेज में डिवाइड किया? लैप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। अब आप मुझे बताना जरा, इसको हम क्या बोलेंगे? दिस इज कॉल्ड एज अर्ली प्रोफेज, दिस इज कॉल्ड एज लेट प्रोफेज। इसको हम क्या बोलेंगे? दिस इज कॉल्ड एज लेट प्रोफेज। और आप मुझे बताओ जरा, इसमें क्या होता था? इसका स्पेशल फीचर क्या होता था? आप मुझे बताओ जरा, इसका स्पेशल फीचर। ये कलर दिखाई नहीं दे रहा है तो ब्लैक से लिख लेते हैं। भैया ब्लैक कभी कभी यूज करने का मौका मिलता है। इसमें होता था SSB, इसमें होता था RCB, इसमें होता था DC। समझ में आ गया? तो पूरा क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो आप मुझे बताओ जरा, ये जो इतने इवेंट्स हैं, ये मियोसिस के प्रोफेज 1 के पैक्यूलियर स्टेजेस हैं। तो यदि मियोसिस और माइटोसिस को कंपेयर करना है तो ये 6 के 6 हो जाएंगे। क्लियर हो गया? यहां पर आप मुझे बताओ, होमोलोगस क्रोमोसोम अरेंज होते हैं, बाइवेलेंट अरेंज होते हैं, यहां सिस्टर क्रोमैटिड अरेंज होते हैं। यहां बाइवेलेंट सेपरेट होते हैं, यहां सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट होते हैं। यहां पर बाइवेलेंट अपोजिट पोल पर पहुंच जाते हैं, यहां सिस्टर क्रोमैटिड अपोजिट पोल पर पहुंच जाते हैं। हो गया पूरा क्लियर? जितनी बार रिवाइज करोगे याद रखना, एक नया पॉइंट मिलेगा। मैं जितनी बार आपको रिवाइज कराऊंगा, आपको उतनी बार नई चीजें मिलेंगी। अब आ जाओ, प्रोफेज ऑफ द फर्स्ट मियोटिक डिवीजन इज टिपिकली लॉन्गर एंड मोर कॉम्प्लेक्स व्हेन कंपेयर टू प्रोफेज ऑफ माइटोसिस। क्लियर हो गया? इट हैज बीन फर्दर सबडिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग 5 फेजेस बेस्ड ऑन क्रोमोसोमल बिहेवियर। किसके बेसिस पे? भैया देखो, दिखने लगे लैप्टोटीन, ये उसका बिहेवियर है। पास आ गए जाइगोटीन, पैक हो गए पैकेटीन, पैक हो गए पैकेटीन। इसके बाद आप मुझे बताओ जरा, अलग अलग होने लगे डिप्लोटीन, बट काइज्मा दिख गया। और बिल्कुल दूर हो गए तो उसको हम क्या बोल देंगे? काइज्मेटा। लैप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। ड्यूरिंग लैप्टोटीन स्टेज द क्रोमोसोम बिकम ग्रेजुअली विजिबल अंडर द लाइट माइक्रोस्कोप। बताया था L फॉर लैप्टोटीन, L फॉर लाइट माइक्रोस्कोप बन जाएगा। अब आ जाओ, द कॉम्पैक्शन ऑफ क्रोमोसोम कंटिन्यू थ्रू आउट लैप्टोटीन, कंटिन्यूअसली चलता रहता है। दिस इज फॉलोड बाय द सेकंड फेज ऑफ प्रोफेज 1 कॉल्ड जाइगोटीन। During this stage, chromosome start pairing together. This is called synapsis, and this process of association is called synapsis. Such paired chromosomes are called as homologous chromosome. Electron micrograph of this stage indicate that chromosome synapsis is accompanied by the formation of complex called synaptonymal complex. याद रखना, सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बना होता है आरएनए और प्रोटीन का, और ये केवल किससे दिखेगा? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से। किससे दिखेगा? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से। अभी हम सेल चैप्टर पढ़ेंगे ना, तो मजे की बात है, सेल जो स्ट्रक्चर वाला चैप्टर है ना, उसमें केवल यदि प्लास्टिड को हटा दिया जाए, समझ में आ गया, और न्यूक्लियस की स्टेनिंग को हटा दिया जाए, तो सारे के सारे स्ट्रक्चर, गोल्गी बॉडी, गोल्गी बॉडी, राइबोसोम, उसके बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, ये सब दिखाई ही किससे देखते हैं? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से। तो यदि इस इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को यदि हटा दिया गया तो सेल स्ट्रक्चर तो भैया खत्म हो जाएगा। समझ में आ गया? इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हो गया पूरा क्लियर? आगे बढ़ जाएं? चलो आगे बढ़ते हैं। अब आप मुझे बताना यहां पर जल्दी से, द कॉम्प्लेक्स फॉर्म बाय द पेयर ऑफ सिनेप्स होमोलोगस क्रोमोसोम इज कॉल्ड एज बाइवेलेंट और टेट्रेट। बाइवेलेंट और टेट्रेट का मतलब आपको समझ में आ गया? भैया कितने लोग हैं? कितने लोग हैं? 2, तो क्या बोलेंगे? बाइवेलेंट। लेकिन उनके पैर कितने हैं? 4, तो उसको क्या बोलेंगे? टेट्रेड। क्या बोलेंगे उसको? टेट्रेड। हाउएवर दीज आर मोर क्लियरली विजिबल एट द नेक्स्ट स्टेज। तो यहां पर देखो, जस्ट विजिबल होता है, वहां क्लियरली विजिबल होता है। द फर्स्ट 2 स्टेज ऑफ प्रोफेज 1 आर रिलेटिवली शॉर्ट लिव्ड। ये बहुत ही शॉर्ट लिव होता है, दिखने लगा पास आ गया, दिखने लगा पास आ गया। इसके बाद की प्रोसेस क्या होगी? टाइम कंज्यूमिंग होगी। समझ में आ गया? पैकेटीन, डिप्लोटीन क्या होते हैं? टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। तो बन जाएगा, ड्यूरिंग दिस स्टेज 4 क्रोमैटिड ऑफ ईच बाइवेलेंट क्रोमोसोम बिकम डिस्टिंक्ट। देखो, 4 क्रोमैटिड ऑफ ईच बाइवेलेंट बिकम डिस्टिंक्ट एंड क्लियरली अपीयर एज टेट्राड। ये क्लियरली किसकी तरह दिखाई देते हैं? टेट्राड की तरह। पहले जस्ट विजिबल हुआ था, अब क्लियरली विजिबल हो गया। याद रखना, क्लियरली विजिबल किसका फीचर है? पैकेटीन का।
अब आ जाओ, दिस स्टेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय द अपीयरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। जहां से एक्सचेंज चलता है उसको हम क्या बोल देंगे, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। अब आप आगे आ जाओ, द साइट एट विच क्रॉसिंग ओवर अकर्स बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। बहुत बढ़िया, क्रॉसिंग ओवर इज द एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन टू होमोलोगस क्रोमोसोम, बट किसके बीच में, नॉन सिस्टर के बीच में। क्लियर हो गया। Crossing over is also an enzyme mediated process and the enzyme involved is called as recombinase। उस एंजाइम को हम क्या बोल देंगे, recombinase। Crossing over lead to the recombination of genetic material on the two chromosome। Recombination between homologous chromosome is completed by the end of Pachytene। एंड ऑफ पैकेटीन पे क्या हो जाता है, चीजें कंप्लीट हो जाती है। जैसे मैंने आपको बताया था, आपकी पढ़ाई जो है वो कंप्लीट कब हो जाएगी, आपने शुरू अभी करी है, खत्म कब हो जाएगी, आप मुझे बताओ जरा। नीट के पहले पहले तक आपकी प्रिपरेशन फिनिश हो जाएगी। क्लियर हो गया। लीविंग द क्रोमोसोम लिंक एट द साइट ऑफ क्रॉसिंग ओवर। अब आगे आ जाओ, द बिगिनिंग ऑफ डिक्लोटीन इज रिकॉग्नाइज्ड बाय डिसोल्यूशन। क्या आ जाएगा, आप मुझे बताओ जरा, डिसोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स एंड द टेंडेंसी ऑफ द रिकंबाइंड होमोलोगस क्रोमोसोम ऑफ द बाइवेलेंट to separate from each other except at the site of crossing over। सब जगह से अलग हो गए, केवल कहां पर फंसे रह गए, आप मुझे बताओ। जहां पर पहले क्या हुआ था, जहां पर पहले क्या हुआ था, क्रॉसिंग ओवर। जहां पर पहले क्या हुआ था, क्रॉसिंग ओवर, उसको हम क्या बोल देंगे, काइस्मेटा। कितना सिंपल है, काइस्मेटा इज द साइट ऑफ क्रॉसिंग ओवर। क्या हम बोलेंगे, क्रॉसिंग ओवर साइट। क्या बोलेंगे, दिस इज द क्रॉसिंग ओवर साइट। क्लियर हो गया, हो गया, सभी को समझ में आ गया। इन ऊस साइड ऑफ सम वर्टिब्रेट डिप्लोटीन कैन लास्ट फॉर मंथ और ईयर। ह्यूमन फीमेल में ही बहुत लंबा होता है। द फाइनल स्टेज ऑफ मियोटिक प्रोफेज वन इज डाइकाइनेसिस। दिस इज मार्क्ड बाय टर्मिनेशन ऑफ काइस्मेटा। भाई काइस्मेटा हट जाएगा क्योंकि सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स टूट जाएगा, पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। समझ में आ गया। ड्यूरिंग दिस फेज द क्रोमोसोम्स आर फुली कंडेंस्ड। इसका मतलब डाइकाइनेसिस क्या है, डाइकाइनेसिस को आप मुझे बताओ जरा, ट्रांजिशन टू मेटाफेज भी बोल सकते हैं ना। And the meiotic spindle is assembled to prepare the homologous chromosome for separation. By the end of dikinesis, the nucleolus disappear and the nuclear envelope also breaks down. Clear हो गया। Dikinesis represent transition to metaphase। मैंने आपको बता दिया dikinesis क्या represent करता है, transition to metaphase। याद रखना, लेट प्रोफेज और ट्रांजिशन टू मेटाफेज ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं। समझ में आ गया, लेट प्रोफेज और ट्रांजिशन टू मेटाफेज सिमिलर होते हैं। केवल लेट प्रोफेज का एक स्पेशल फीचर होता है कि उसमें ऑर्गेनेल डिसअपीयर हो जाते हैं और ट्रांजिशन टू मेटाफेज में स्पिंडल फाइबर जुड़ना शुरू हो जाते हैं। बस ये डिफरेंस होता है। मेटाफेज वन में बाइवेलेंट अरेंज हो जाएंगे, कहां पर, इक्वेटर पर। क्लियर हो गया। ये देखो, आप मुझे बताओ बाइवेलेंट कहां अरेंज हो गए, दीज आर बाइवेलेंट्स अरेंज एट इक्वेटर। ये देखो जरा, ये बाइवेलेंट कहां पर अरेंज हो गए, इक्वेटर पर अरेंज हो गए। फिर आप मुझे बताओ, ये बाइवेलेंट सेपरेट हो गए। हमेशा आप मुझे बताना जरा, सेंट्रोमेयर किस तरफ रहेगा, सेंट्रोमेयर इज फेसिंग टुवर्ड्स पोल एंड द आर्म्स आर ट्रेलिंग बिहाइंड। इसके ऊपर आज तक क्वेश्चन नहीं आया है, बिल्कुल आ सकता है। क्लियर हो गया। अब आप आगे आ जाओ, द होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट while the sister chromatid remain associated at their centromere। क्लियर हो गया। तो यहां पर कौन सेपरेट हो जाते हैं, आप मुझे बताओ जरा, होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट हो जाते हैं। ये चला गया इस तरफ, ये चला गया इस तरफ। लेकिन क्या यहां पर सेंट्रोमेयर की स्प्लिटिंग हुई, यहां पर सेंट्रोमेयर की स्प्लिटिंग नहीं होती। समझ में आ गया। टेलोफेज वन, द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियोलस डिसअपीयर रीअपीयर। जो प्रोफेज का उल्टा है ना, साइटोकाइनेसिस फॉलोज एंड दिस इज कॉल्ड एज डायड ऑफ द सेल। डायड ऑफ द सेल का मतलब क्या हो जाएगा, दो सेल अभी आप मुझे बताओ कैसे जुड़े हुए से दिखाई दे रहे हैं। हमको ऐसा लग रहा है दो न्यूक्लियस हैं, दो चीजें जुड़ी हुई दिखाई दे रही हैं, तो उसको क्या बोल देंगे, डायड। देखो डायड कोई एक वो वर्ड नहीं है, कोई भी दो चीज हो गई तो उसको डायड बोल देंगे। दो क्रोमैटिड है डायड, दो न्यूक्लियस है डायड, चार न्यूक्लियस है टेट्रेट, चार क्रोमैटिड है टेट्रेट। क्लियर हो गया, सभी को समझ में आ गया। ऑल्दो इन मेनी केसेस द क्रोमोसोम डू अंडरगो सम डिस्पर्जन, दे डू नॉट रीच द एक्सट्रीमली एक्सटेंडेड स्टेट ऑफ द इंटरफेस न्यूक्लियस। The state between the two meiotic division is called as interkinesis and it is short-lived। very important है, इसके ऊपर आपको क्वेश्चन मिल सकता है। समझ में आ गया, it is very short-lived। क्लियर हो गया। There is no replication of DNA during interkinesis। interkinesis followed by prophase 2, much similar prophase than prophase 1। इसमें क्या हो जाता है, आप मुझे बताओ, सब कुछ आपको मालूम है, इसमें कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। वही सिस्टर क्रोमैटिड क्या हो जाएंगे, कंडेंस्ड होना शुरू हो जाएंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर, सेंट्रियोलर मूवमेंट, डिसअपीयरेंस ऑफ सेल ऑर्गेनेल, डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन।
अब आप मुझे बताओ जरा, यहां पर सिस्टर क्रोमैटिड कहां पर अरेंज हो जाएंगे? इक्वेटर पर, और वो क्या हो जाएंगे? क्रोमोसोम 20 से फट जाएंगे। देखो स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमेयर, याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमेयर। तो मजे की बात है, यदि आपसे पूछे माइटोसिस और मियोसिस में क्या कॉमन होता है, तो माइटोसिस और मियोसिस में एक ही बार, दोनों में एक ही बार इस जो सेंट्रोमेयर की स्प्लिटिंग होती है। समझ में आ गया? यहां पर मियोसिस 2 में, वहां पर किस में होती है आप मुझे बताओ? मेटाफेज में। क्लियर है? या फिर हम बोलते हैं एनाफेज 2 और वहां पर एनाफेज में, तो एक ही बार दोनों में होती है। अलाउइंग देम टू मूव टुवर्ड्स अपोजिट पोल ऑफ द सेल बाय शॉर्टनिंग ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल अटैच्ड टू काइनेटोकोर। आपको मालूम है क्या हो जाता है? शॉर्टनिंग ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल। क्लियर हो गया भाई? डीपॉलीमराइजेशन याद है ना? क्या हो जाता है? डीपॉलीमराइजेशन। ये देखो जरा, यहां पर आप देखते जाओ, ये क्या हो जाएगा? सेपरेट हो गया। क्या हो गया? सेपरेट हो गया। अगेन आप देखो, सेंट्रोमेयर्स आर फेसिंग टुवर्ड्स द पोल एंड द आर्म्स आर ट्रेलिंग बिहाइंड, बन जाएगा टीलोफेज। आपको मालूम है टीलोफेज क्या हो जाएगा? वही सारी चीजें फिर से रिअपियर हो जाएंगी। इसको हम क्या बोल देंगे? टीलोफेज बोल देंगे। सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस क्या प्रोड्यूस करता है? वेरिएशन। क्या प्रोड्यूस करता है? वेरिएशन। अब जब पढ़ोगे सीधे आपको इन्हीं वर्ड पे फोकस करना है, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन। क्लियर हो गया? आगे आ जाओ, समरी में आपको पढ़ा चुका हूं। क्लियर हो गया? समरी में कुछ भी ऐसी चीज नहीं है, बस एक ही पॉइंट है। यहां पर आप मुझे बताओ, क्रोमोसोम डुप्लीकेशन की जगह डीएनए डुप्लीकेशन आना चाहिए। G2 फेज इज द पीरियड ऑफ साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ, याद रहेगा? पूरा क्लियर हो गया? बाकी सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूं। ड्यूरिंग द एनाफेज द सेंट्रोमेयर डिवाइड एंड द क्रोमैटिड स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स द अपोजिट पोल। वंस द क्रोमैटिड रीच टू टू पोल्स द क्रोमोसोमल इलोंगेशन स्टार्ट, मतलब उसका डीकंडेंसेशन स्टार्ट हो जाता है। क्लियर हो गया? इक्वेशनल डिवीजन क्या करता है आप मुझे बताओ जरा? पेरेंट से डॉटर सेल में, पेरेंट से डॉटर सेल में क्रोमोसोम का नंबर कंजर्व रखता है। लेकिन पेरेंट से डॉटर में पूछा जाए, पेरेंट से सन में पूछा जाए, कौन कंजर्व रखता है? मियोसिस। सेल में कंजर्व रखने का काम कौन करेगा आप मुझे बताओ जरा? माइटोसिस। बट डॉटर में, सन में कौन रखेगा आप मुझे बताओ? मियोसिस। क्लियर हो गया? हो गया? तब आपको क्लियर हो गया, इसमें कुछ भी फिर पढ़ने की जरूरत नहीं है, एक एक पॉइंट मैंने आपको पढ़ के बता दिया था। अब आप मुझे बताना अब इसमें बताना सबसे लंबा फेज क्या होता है? इंटरफेज। सबसे लंबा फेज क्या होता है? इंटरफेज। 95% ड्यूरेशन होता है। क्लियर हो गया? कितना ड्यूरेशन होता है? 95%। इसका केवल 5%। और इसमें भी सबसे शॉर्टेस्ट कौन होता है? विच इज द शॉर्टेस्ट फेज? एनाफेज। कौन होता है? एनाफेज बन जाएगा। कौन हो जाएगा? मुझे जल्दी से बताओ, इसमें कौन हो जाएगा? एनाफेज बन जाएगा। अच्छे से पूरा क्लियर हो गया? शॉर्टेस्ट इज द एनाफेज। तो एनाफेज इज द शॉर्टेस्ट फेज इन एंटायर सेल साइकिल। क्लियर है? अब आगे आ जाओ। अब देखो जरा, डिसीजन किस में लिया जाता है कि भाई आगे सेल साइकिल में एंटर करेगा? जीवन में। किस में करेगा? जीवन में। अब यदि जीवन ने बोला आगे बढ़ना है, जैसे मैंने आपको क्या बोला कि मान लो 3 तरह के स्टूडेंट्स होते हैं। स्टूडेंट नंबर 1, ठीक है, उसके फर्स्ट टेस्ट में 100 नंबर आए, कोई बात नहीं। अब जैसे ही 100 नंबर आए, वो अगले टेस्ट की तैयारी में लग गया कि उसको 120 नंबर लाना है। अगले टेस्ट में उसके 120 नंबर आ गए, उसने अगले टेस्ट के लिए लग गया उसके 150 नंबर लाने हैं। 150 आ गए, अगले टेस्ट के लिए लग गया। मतलब वो कहीं पर रुक ही नहीं रहा। समझ में आ गया? कहीं रेस्ट नहीं ले रहा है, बस कर रहा है। और ऐसे स्टूडेंट्स याद रखना, ये हिस्ट्री क्रिएट करते हैं। ये स्टार्ट हमेशा सबसे कमजोर से करते हैं और ये इतिहास रचते हैं। याद रखना ऐसे स्टूडेंट्स। समझ में आ गया? तो ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो हमेशा इसीलिए एवरेज स्टूडेंट का सिलेक्शन रेशियो सबसे ज्यादा होता है ब्रिलियंट और मोस्ट ब्रिलियंट के कंपेयर में। क्यों? क्योंकि ये कंटिन्यूअसली एक राह को पकड़ लेते हैं कि सर ने ये बोला, ये करना है। बार बार वो अपने दिमाग को नहीं दौड़ाते। समझ में आ गया? और सीधे उसको फॉलो करके आगे बढ़ते जाते हैं। तो यहां पर आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? चलो, अब इसके बाद हम बात कर रहे हैं स्टूडेंट नंबर 2। ठीक है, अब मान लो स्टूडेंट नंबर 2 कौन होते हैं? थोड़े से मतलब एवरेज से थोड़े से अच्छे बच्चे, 80 से 90% वाले। ठीक है, स्कूल में इनको थोड़ी से अच्छे भाव मिला करते थे। क्या मिला करते थे? अच्छे से भाव मिला करते थे। अब ये यहां पर आए, कोचिंग में आए, कोचिंग में उन्हें 1 महीने पढ़ाई नहीं करी और अब उनके नंबर आ गए 300। एकदम से डिप्रेशन। अब इनने मेहनत करी, कोशिश करी, ठीक है, लेकिन हो चुका है इतना सारा बैकलॉग, इतना सारा हो चुका है बैकलॉग। तो अब क्या करेंगे? वो और मेहनत करेंगे। पता चले उनके नंबर कितने आए? 400। 100 नंबर बढ़ गए, लेकिन पता चले अभी भी वो सेटिस्फाइड नहीं है। अब वो क्या हो जाएंगे? डिप्रेस।
अब क्या हो जाएंगे वो डिप्रेस। आप देखना सबसे ज्यादा सुसाइडल टेंडेंसी में यदि हम बात करें, क्लियर हो गया, आप देखना जितने स्टूडेंट्स ने पहले दिन सुसाइड भी किया है तो वो अबव एवरेज स्टूडेंट्स रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनका खुद से एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा रहता है और खुद की गलती को वो ओवरकम नहीं कर पाते, खुद को माफ नहीं कर पाते। याद रखना, मैं आज सारे स्टूडेंट से बात कर रहा हूं, बेटा आप किसी भी स्टेज से आप स्टार्ट कर सकते हो। याद रखना, कभी भी हिम्मत मत हारना, आप किसी भी स्टेज से, आप कहीं से भी आप स्टार्ट कर सकते हो। और जब आप स्टार्ट करोगे, छोटे छोटे टारगेट बनाना, छोटे छोटे टारगेट बनाना, आप अचीव कर जाओगे। अब ऐसा मोटिवेशन मैंने उनको दिया, मान लो मैंने उनको बताया, बीच में उन्होंने 2-3 महीने पढ़ाई छोड़ दी, फिर मैंने उनको बताया, समझाया, अब उनने वापस पढ़ाई शुरू कर दी, मतलब वापस लौट के आ गए जीवन में। जो पहले रुक गए थे, स्टिमुलस दिया, वापस लौट के आ गए। क्लियर है? ऐसे में जीवन, सबसे ऐसे केस में जीवन जी नॉट कहलाता है। वो जी नॉट ही जीवन है, जीवन ही जी नॉट है। रुका हुआ जीवन जी नॉट है, रुका हुआ जीवन जी नॉट है। लेकिन इस ड्यूरेशन में खाना खाओगे कि नहीं खाओगे, मेटाबॉलिज्म तो चलेगा ना, समझ में आ गया? तो इसमें सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है, बट बाकी कोई काम नहीं कर रहा होता, बस ठूस रहा होता है, मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है। क्लियर हो गया? अब तीसरे टाइप के और ब्रिलियंट 95% से ऊपर वाले स्टूडेंट, समझ में आ गया? आई इंस्टीट्यूट, ठीक है, बिल्कुल रोला में, अरे हम तो देखो हम सबसे ज्यादा ब्रिलियंट है, हर चीज में हाथ खड़े कर रहे हैं, और उसके बाद पता चले 1 महीने पढ़ाई करी नहीं, क्योंकि हम तो ब्रिलियंट है, हम तो ब्रिलियंट है भैया, बड़े लोग हैं, हम तो ब्रिलियंट लोग हैं। अब क्या होगा आप मुझे बताओ जरा? वो सबसे ज्यादा डिप्रेस होते हैं 2-2.5 महीने बाद, और फिर उसके बाद उनको कितना भी समझाओ, बहुत मुश्किल से वो समझते हैं, और कई तो समझते नहीं, इस फील्ड को ही छोड़ देते हैं। समझ में आ गया? फील्ड को छोड़ देते हैं, और कई बार तो दुनिया ही छोड़ देते हैं। तो एक बात याद रखना, इससे कभी कोई फायदा नहीं होगा। हमेशा अपने आप को ये समझो, देखो खुद को हमेशा ये समझो कि आप कहीं से भी शुरुआत कर सकते हो। समझ में आ गया? और यदि ये सोचोगे ना कि दुनिया आपके बारे में क्या सोचती है, तो फिर आपसे बड़ा गधा कोई नहीं है। क्योंकि आप यदि ये सोचोगे कि दुनिया क्या सोचती है, तो फिर आप उस ट्रैप में फंस गए। समझ में आ गया? आप उस ट्रैप में फंस चुके हो, उस ट्रैप से आपको बाहर आना है। और दुनिया क्या सोचेगी ये भी आप सोचोगे, तो फिर दुनिया क्या सोचेगी, उसको उसका काम करने दो। आप अपना काम छोटा टारगेट बनाओ। मैं फिर बोल रहा हूं, अभी आपने शुरुआत करी है, आपके 50 नंबर भी क्यों ना आए हो, आप 50 से शुरू करो, आप नीट में सिलेक्ट हो सकते हो। आप 100 से शुरू करो, आप तब भी सिलेक्ट हो सकते हो। याद रखना। तो अब तीसरा होता है कि उस पर को परमानेंटली छोड़ के चले जाते हैं, और वहां पर परमानेंटली वहां पर जी नॉट में पड़े रहते हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे आप मुझे बताओ जरा? परमानेंट सेल उनको बोल देते हैं। ऐसे होते हैं नर्व सेल, कार्डियक मसल सेल, स्केलेटल मसल सेल। क्या बोल देते हैं उसको? स्केलेटल मसल सेल। तो इसमें जी नॉट, इन दोनों केस में, 2 केस में जी नॉट बहुत ज्यादा लंबा होता है, और जी नॉट ही जीवन है, जी नॉट ही जीवन है। तो देखो जो कंटिन्यूअसली डिवाइडिंग है उनमें ग्रोथ सबसे ज्यादा होती है, सिंथेसिस सबसे ज्यादा होती है। याद रखना, इस फेज में कई अभी बच्चों ने डाउट लिखे थे कि सर जीवन सबसे बड़ा होता है। देखो टोटल 3 टाइप के सेल होते हैं, समझ में आ गया? और एनसीईआरटी ने कंटिन्यूअसली डिवाइडिंग सेल के बारे में भी बात करी है। उसने किसकी बात करी है आप मुझे बताओ जरा? अपर लेयर ऑफ एपिडर्मिस और लाइनिंग ऑफ गट। और यदि उसने ये लिख दिया तो उसमें एस फेज सबसे बड़ा होता है। समझ में आ गया? 10 से 12 घंटे का होता है, कोई गलत नहीं कर सकता। याद रखना, किसी एग्जाम में आ जाएगा, गलत नहीं कर सकता। क्लियर हो गया? इस बात को बिल्कुल याद रखना। जो आपको यहां पर चीजें दी जा रही हैं, सबसे बेस्ट जो चीजें हैं उनमें से आपको दी जा रही है, गलत कभी नहीं होगा, कभी कंट्रोवर्सी नहीं होगी। याद रखना इस चीज को। फिर आप मुझे बताओ, जीवन उससे छोटा 5 से 6 घंटे का, और ये, लेकिन यदि जीवन में अटक गए तो ये 5 से 6 घंटे की जगह 50 घंटे भी हो सकता है ना। और जब 50 घंटे हो गया तो फार बिगर देन, फार लार्जर देन एस फेज हो गया। तो इन 2 केसेस में आप मुझे बताओ जरा, जीवन इज फार ग्रेटर देन एस फेज और G2 फेज, सबसे छोटा G2 फेज होता है। अब आ जाओ, ये देखो आप मुझे बताओ जरा, इंटर्स इनटू द जीवन में इंटर हुए, ये देखो ये क्या हो गए, जीवन में यहां पर इंटर हुए। लेकिन आप मुझे बताओ जरा, सस्पेंडेड जीवन, इनका क्या हो गया? जीवन सस्पेंडेड हो गया। क्या हो गया आप मुझे बताओ जरा? जीवन सस्पेंडेड हो गया। और यदि इनको स्टिमुलस दिया, वापस लौट के आ गए, थोड़ी देर के लिए डिप्रेस हुए। देखो डिप्रेस होना बनता है, सब डिप्रेस होते हैं, समझ में आ गया? हम भी डिप्रेस होते हैं। जब मैंने 1.5 साल पढ़ाई करने के बाद, 1.5 साल तैयारी करने के बाद में मेरा सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया, उसके बाद में वहां पढ़ाई भी शुरू कर दी, और किसी गलत रीजन की वजह कुछ हुआ, ऐसा कुछ एरर्स हुए जिसकी वजह से लौट के वापस आना पड़ा इंडिया। जब आना पड़ा तो मैं भी 6 महीने के लिए डिप्रेस था। तो आप मुझे बताओ जरा, ऐसा कभी नहीं है कि कोई डिप्रेस नहीं होता, सभी डिप्रेस होते हैं। याद रखना, इस दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं है जो डिप्रेस नहीं होता। याद रखना, हर कोई डिप्रेस होता है, नर्वस ब्रेकडाउन होता है, लेकिन वहां से
उठना हमको बहुत जरूरी है। याद रखना, जब लड़ाई होती है तो इस पर डिपेंड नहीं करता कि कौन गिरा, फर्क इस बात पे पड़ता है कि यदि वो उठ गया और उसने उठने के बाद क्या किया। तो उठना इंपॉर्टेंट है। याद रखना, आप अभी गिर चुके हो, अभी आप गिर चुके हो, आपके नीट 22 का रिजल्ट बिगड़ चुका है, कोई बात नहीं, गिर गए, अब उठ जाओ, अब जल्दी से उठ जाओ। समझ में आ गया? अब अपना टाइम वेस्ट मत करो, अब अपना टाइम वेस्ट कभी भी मत करो। आज पहली बार मैंने बोल दिया, अदरवाइज आई डोंट लाइक टू टॉक अबाउट माई सेल्फ। क्यों? क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें, मेरा ही मानना है, केवल हमको, मतलब मेरा ये पर्सनली मानना है कि हमको मैक्सिमम फोकस किस पे करना चाहिए? पढ़ाने पे। इसीलिए मैं बहुत ही कोशिश करता हूं कि कोई भी ऐसी बात ना हो, क्योंकि उसमें फालतू का आपका इंटरेस्ट बाकी की चीजों में चला जाता है। समझ में आ गया? मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ये मैं आपको बता रहा हूं। क्लियर हो गया? तो ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया? सभी को अच्छे से समझ में आ गया? सेल्स ऑफ लीवर एंड पैंक्रियास, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। अब आप मुझे बताना जरा, यदि ये परमानेंटली एग्जिट कर गए, यदि ये क्या कर गए? परमानेंटली यदि ये एग्जिट कर गए, क्या कर गए? परमानेंटली एग्जिट कर गए, अब लौट के नहीं आएंगे। समझ में आ गया? अब लौट के नहीं आएंगे, जा चुके हैं, तो इनको हम क्या बोल देंगे? आप मुझे बताओ। परमानेंट सेल। ऐसे सेल होते हैं नर्व सेल, कार्डियक मसल सेल, स्केलेटल मसल सेल। क्लियर हो गया? परमानेंटली इन जीवन, और परमानेंटली जीवन मतलब इसको जी नॉट बोल देते हैं। जीवन ही जी नॉट है, जीवन ही जी नॉट है। समझ में आ गया? आगे आ जाओ। कंटिन्यूअसली घूमता जा रहा है, घूमता जा रहा है, घूमता जा रहा है, घूमता जा रहा है, एस फेस बड़ा होगा, बाहर निकल गया, एग्जिट। ये बाहर मैंने आपको समझाने के लिए बताया, रहता यहीं पर है, पड़ा यहीं पर रहता है, लेकिन आपको समझाया कि रुक गया यहां पर। समझ में आ गया? स्टिमुलस दिया, वापस आ गया। आ भैया अब लौट चले। समझ में आ गया? एक मूवी भी आई थी, फ्लॉप मूवी थी, अब लौट चले। ठीक है, शायद मेरे ख्याल से बॉबी देओल की मूवी थी। ठीक है, बॉबी देओल और ऐश्वर्या राय की मूवी थी, अब लौट चले। ठीक है, तो ये पूरा क्लियर हो गया। अब आप मुझे बताओ जरा, ये परमानेंटली एग्जिट कर गया, ये क्या कर गया? आप मुझे बताओ जरा। एग्जिट कर गया, एग्जिट कर गया मतलब अब आगे नहीं बढ़ रहा है, तो इसको हम बोल देंगे बाहर नहीं जाता, रहता यही है लेकिन आगे नहीं बढ़ेगा, तो इसको हम क्या बोल देंगे? परमानेंटली एग्जिट कर गया, बन जाएगा। अब हम बात कर रहे हैं इसकी चेक पॉइंट की। किसकी बात कर रहे हैं? चेक पॉइंट की। एक बच्चे ने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा था, सर क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम जो होते हैं उनमें चेक पॉइंट फेल हो जाते हैं। बिल्कुल सही, उसमें चेक पॉइंट फेल हो जाते हैं, और उसमें ये वाला चेक पॉइंट फेल होता है, मेटाफेज एनाफेज चेक पॉइंट। समझ में आ गया? कौन सा चेक पॉइंट फेल हो जाता है? मेटाफेज एनाफेज चेक पॉइंट। तो ये चेक पॉइंट ये चेक करते हैं कि भैया सेल साइकिल में कोई एरर ना आए। क्यों? क्योंकि हमको सेल प्रॉपर बनाने हैं। आप मुझे बताओ, अभी 1 मिनट में 1 लाख सेल नए बनते हैं, 1 लाख सेल पुराने खत्म हो जाते हैं। अब यदि हर सेल में ये चेक पॉइंट्स ना हो तो कितना गड़बड़ घोटाला हो सकता है? हो सकता है कि नहीं हो सकता? तो इसीलिए आप मुझे बताओ जरा, यहां पर सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? चेक पॉइंट्स का होना। पहला चेक पॉइंट होगा G1S, दूसरा होगा G2M, तीसरा हो जाएगा मेटाफेज एनाफेज चेक पॉइंट। ये क्या करता है? रेप्लिकेशन के पहले पेरेंट्स को चेक करता है। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि मान लो मैंने आपको फोटो स्टेट कराने के लिए दे दिया, क्या कर दिया? मैंने आपको फोटो कॉपी कराने के लिए दे दिया, मैंने आपको क्वेश्चंस दे दिए। समझ में आ गया? तो अब वो क्वेश्चन जब मैंने आपको दे दिए, तो वो क्वेश्चन आप मुझे जल्दी से बताओ। हो सकता है पेज पुराने हो गए तो कटे फटे हो, तो पहले उसको ठीक करोगे ना, वो काम कौन करेगा? ये। क्यों? क्योंकि अदरवाइज वो गड़बड़ घोटाला सबको चला जाएगा, तो दिक्कत हो जाएगी, है ना। फिर आप मुझे बताओ जरा, अब वो पास हो गया, मतलब यहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट हो गया, अब इसकी कॉपीज हो गई। अब डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद समझदारी इसी में कि भाई डिस्ट्रीब्यूटेड कॉपी को एक बार और चेक किया जाए कि कहीं कुछ गड़बड़ घोटाला फिर से तो नहीं आ गया। तो यहां पर आप मुझे बताओ जरा क्या हो जाएगा? ये इसको बाद में चेक कर लेगा। यहां से इस तरीके से यदि ये जा रहा है तो ये सेपरेट होता जाएगा, इस तरीके से। आप देखो जरा, ये इस तरीके से ऐसे जाता जाएगा। क्लियर हो गया? तो यहां पर आप मुझे बताओ जरा, इससे नया बनता जाएगा, इस तरीके से नया बनता जाएगा। तो जो जो आप मुझे बताओ रेप्लिकेटेड होते जाएंगे वो यहां से चेक होते जाएंगे। समझ में आ गया? और ये आप मुझे बताओ रेप्लिकेशन के पहले का चेक पॉइंट है, ये रेप्लिकेशन के पहले का चेक पॉइंट है। एक बच्चे ने लिखा, सर ये एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है। बेटा हाँ बेटा, नहीं दिया हुआ है, बट सेल साइकिल और सेल स्ट्रक्चर ऐसे टॉपिक है जिनसे क्वेश्चन नीट में जनरली बाहर से मिलते हैं, और एटलीस्ट हम इसके लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन तो कवर करते हुए चलें। तो प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन आ चुका है, तो हमको पढ़ना जरूरी है। आगे आ जाओ। ये देखो, ये चेक कर रहा है किसमें? पेरेंट्स में चेक कर रहा है, और ये किसमें चेक करेगा? डॉटर में चेक करेगा। तो यदि आप मुझे बताओ रेप्लिकेशन कहीं रुक गया, मान लो यहां पर एरर है, अब इतने आगे का तो रेप्लिकेशन हो गया, लेकिन जैसे ही अब ये उस चेक पॉइंट पे पहुंचा तो यहां पर क्या कर दिया गया? भैया गाड़ी रोक दी, यहां पर क्या कर दी गई? गाड़ी रोक दी। तो इसका मतलब रेप्लिकेशन यदि रुक गया तो कौन सा चेक पॉइंट एक्टिवेट हो जाएगा? पहला वाला चेक पॉइंट एक्टिवेट हो जाएगा। समझ में आ गया? चलो
अब देखो जरा, इसने क्या किया, ये पेरेंटल को चेक कर रहा है। अब जब इनका रेप्लिकेशन हो जाएगा तो ये इसके थ्रू जाएंगे और फिर इनकी चेकिंग होगी, तो बन जाएगा। सभी को पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? आगे बढ़ जाए। चलो, अब हम किसकी बात कर रहे हैं? वी आर टॉकिंग अबाउट जायंट क्रोमोसोम। हम किसकी बात कर रहे हैं? वी आर टॉकिंग अबाउट जायंट क्रोमोसोम। अब जायंट क्रोमोसोम क्या होते हैं? अगेन ये एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, ये ओल्ड एनसीईआरटी में दिया हुआ है और इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। समझ में आ गया? भी रिसेंटली 2019 में इसके ऊपर क्वेश्चन था। जायंट मतलब बड़ा सा क्रोमोसोम। अब क्यों हो गया भाई? देखो, अब क्या होता है, जनरली क्या होता है, जैसे पहले क्या हो गया, डीएनए का रेप्लिकेशन हुआ, अब ये सेपरेट हो जाएगा। लेकिन रेप्लिकेशन होने के बाद ये सेपरेट नहीं हुआ, ये सेपरेट नहीं हुआ और कंटिन्यूअसली, आप मुझे बताओ जरा, क्या करता जा रहा है? डिवाइड 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 करता जा रहा है। क्या करता जा रहा है? रेप्लिकेट करता जा रहा है। तो इसको हम क्या बोल देंगे? पॉलीटीन क्रोमोसोम। दूसरा होता है लैंप ब्रश। देखो, ये लैंप के ब्रश की तरह दिखाई दे रहा है। अब आगे आ जाओ। पॉलीटीन कहां प्रेजेंट होता है? सलाइवरी ग्लैंड ऑफ सम इंसेक्ट। कहां पे प्रेजेंट होता है? सलाइवरी ग्लैंड ऑफ सम इंसेक्ट ऑफ ऑर्डर डिप्टेरा। कहां पे प्रेजेंट होता है? डिप्टेरा में। और इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा? ड्रोसोफिला। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा? ड्रोसोफिला। अब आप मुझे बताओ जरा, यहां पर मैंने बोला इसका हो गया डबल, इसका क्या हो गया? आप मुझे बताओ जरा, डबल। अब आप मुझे बताओ, ये स्प्लिटिंग हो गई, एक एक सेल बन गए, नॉर्मल सेल साइकिल। लेकिन यहां पर स्प्लिटिंग नहीं हुई, ये क्या हो गया? एनाफेज फेलियर। क्या हो गया? एनाफेज फेलियर हो गया। क्या हो गया? आप मुझे बताओ जरा, एनाफेज फेलियर हो गया। और एनाफेज फेलियर के बाद में आप मुझे बताना जरा, ये कंटिन्यूअसली डिवाइड करता जा रहा है, तो इसको हम क्या बोल देंगे? दिस इज कॉल्ड एज पॉलीटीन क्रोमोसोम। ये देखो, ये पॉलीटीन क्रोमोसोम। और इस पॉलीटीन क्रोमोसोम के इतने से पार्ट को हमने क्या कर दिया? मान लो डीकंडेंस कर दिया, तो एक पफ जैसा बन जाता है। क्या बन जाता है? पफ जैसा बन जाता है। क्लियर हो गया? अरे गर्ल्स को भी देखा ना, कई बार ऐसे हेयर में ऐसे पफ बना लेते हैं, या फिर आपने देखा होगा, मान लो ऐसे स्वेटर वगैरह जो होती है ऐसे उधर जाती है, तो क्या हो जाता है? उसमें भी पफ बन जाता है। क्लियर है? डीकंडेंसेशन की वजह से क्या बन गया? पफ। और याद रखना, जब भी डीकंडेंसेशन होता है तो वो आरएनए बनाएगा, वो वाला पार्ट। क्लियर है? और इस रिंग को सबसे पहले डिस्कवर किया था साइंटिस्ट बाल्बियनी ने इस पॉलीटीन क्रोमोसोम में, इसीलिए इसका नाम क्या होता है? बाल्बियनी रिंग्स। और ये पार्ट क्या है? इट इज द एक्टिव आरएनए सिंथेसिस। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है नीट में। आगे आ जाओ, लैम्प ब्रश क्रोमोसोम। देखो, लैम्प ब्रश बेसिकली क्या है? इट इज द डिप्लोटीन स्टेज क्रोमोसोम। और डिप्लोटीन का कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होता है? काइज्मा। डिप्लोटीन का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? काइज्मा। ये देखो, ये क्या बना हुआ है, आप मुझे बताओ जरा, काइज्मा। पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्या हो जाएगा ये? काइज्मा। डिप्लोटीन स्टेज क्रोमोसोम इन ऊ साइट ऑफ सम वर्टिब्रेट्स। क्या हो जाएगा? इन ऊ साइट ऑफ सम वर्टिब्रेट्स। क्लियर हो गया? बट नॉट इन मैमल्स। मैमल्स में नहीं होता। अब इतना सा पोर्शन यदि ये क्या हो गया? डीकंडेंस हो गया, तो ये देखो ऐसा बन जाएगा। ये दिखाई दे रहा है? ये देखो जरा, ये पूरा का पूरा पोर्शन क्या हो गया? डीकंडेंस हो गया। ये आपको दिखाई दे रहा है। और जहां जहां डीकंडेंस हो रहा है, वो आप मुझे बताओ जरा, वहां पर क्या बनेगा? आरएनए। क्या बनेगा? आरएनए बन जाएगा। अब आ जाओ, कॉन्सेप्ट ऑफ टीलोमेयर्स। हम किसकी बात कर रहे हैं? वी आर टॉकिंग अबाउट कॉन्सेप्ट ऑफ टीलोमेयर्स। क्लियर हो गया? किसकी बात कर रहे हैं? कॉन्सेप्ट ऑफ टीलोमेयर्स की। तो देखो, टीलोमेयर भाई साहब होते क्या हैं, समझना जरा। टीलोमेयर्स टर्मिनल पर प्रेजेंट होते हैं। कहां पे प्रेजेंट होते हैं? टर्मिनल्स पर। और ये डीएनए का बना होता है। टर्मिनल्स ऑफ क्रोमोसोम्स आर आल्सो कंपोज्ड ऑफ स्पेशलाइज्ड डीएनए सीक्वेंस विच आर प्रोटेक्टिंग क्रोमोसोम फ्रॉम न्यूक्लियस। जो न्यूक्लियस की एक्टिविटी से इसको बचाते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर आपको मालूम है, यहां पर मान लो ये कौन सा रीजन हो गया? मान लो ये आरएनए बना रहा है। ये क्या बना रहा है? ये आरएनए बना रहा है। ये क्या बना रहा है? दिस इज, ये आरएनए बना रहा है। ये क्या बना रहा है? आप मुझे बताओ जरा, आरएनए बना रहा है। तो ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया? कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है तो बता दो। सभी को समझ में आ गया? अब देखना, हर सेल साइकिल में इसकी शॉर्टनिंग हो जाती है। टीलोमेयर्स क्या हो जाते हैं? शॉर्ट। और जब ये बिल्कुल शॉर्ट हो जाते हैं, तो ये न्यूक्लियस क्या कर देता है? इसके छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं। तो इसके बाद आप मुझे बताओ, क्या फर्दर सेल साइकिल होगी? नहीं, इसके बाद सेल साइकिल इस सेल में नहीं होगी। सेल ने अपनी नॉर्मल लाइफ साइकिल को कंप्लीट कर लिया, अब इसके बाद में उसकी लाइफ साइकिल नहीं होगी। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब हम बात कर रहे हैं इन केस ऑफ ट्यूमर। अब देखो जरा, जो इनको बनाता है 2009 का नोबेल प्राइज कॉन्सेप्ट ऑफ टीलोमेयर्स के लिए मिला हुआ है। जो इनको बनाता है, आप देखना जरा, मान लो वो क्या हो जाए फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन में। अब देखो, मान लो उस एंजाइम में हो जाए म्यूटेशन, और ये यहां पर, इनको ऐसे समझो जूते, भाई जूते चलते जा रहे हो, जूते घिसते जा रहे हैं, जूते चलते जा रहे हो, जूते घिसते जा रहे हैं। लेकिन आप मुझे बताना जरा, यदि क्या हो जाए, यहां पर हमने लोहे के जूते पहना दिए, तो अब वो थोड़ी खराब होंगे, वो तो चलते जाएंगे चलते जाएंगे चलते जाएंगे, तो कंटिन्यूअसली डिवीजन होता जाएगा। इट लीड्स टू ट्यूमर फॉर्मेशन। अब ये बनता कैसे है आप समझना। स्पेशलाइज्ड एंजाइम होता है जिसको हम बोलते हैं टीलोमरेज।
क्या बोलते हैं, टीलोमरेज। और इस एंजाइम से जुड़ा होता है आरएनए। इससे कौन जुड़ा होता है, आरएनए। और ये क्या करेगा, ये टीलोमरेज इसके एंड पर चिपक जाएंगे, समझ में आ गया। और वो क्या करेंगे, इस आरएनए से डीएनए बनाएंगे। तो मुझे बताओ जरा, आरएनए से डीएनए बन रहा है, उल्टा चल रहा है, तो इसको हम बोल देंगे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। बाय द प्रोसेस ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन एमआरएनए विल फॉर्म डीएनए विच इज कॉल्ड एज टीलोमेयर्स। तो टीलोमेयर्स डीएनए है, टीलोमरेज एंजाइम है, टीलोमेयर्स डीएनए है, टीलोमरेज एंजाइम है। बन जाएगा सभी को, क्लियर हो गया कि नहीं हुआ, बता दो जल्दी से। तो ये हमारा पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट जो था, हमने पूरा का पूरा फुल जो लेक्चर था, हमने पूरा फुल लेक्चर हमने रिवाइज कर लिया। आप देखो, जो लेक्चर हमने 2 घंटे में पढ़ा था, वही लेक्चर हमने 40 मिनट में बढ़िया से रिवाइज कर लिया। अब जब आप इसको और रिवाइज करोगे और रिवाइज करोगे और रिवाइज करोगे, तो यही 4 मिनट में भी रिवाइज हो जाएगा। समझ में आ गया? तो ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, बताओ जरा। कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है तो फटाफट बताओ। अब आप क्या करोगे, हमने इतने स्पीड में रिवाइज किया है तो एटलीस्ट आप यहां पर 5 मिनट का ब्रेक लोगे। समझ में आ गया? क्या करोगे आप यहां पर 5 मिनट का ब्रेक लोगे, क्लियर है। और उस 5 मिनट के ब्रेक के बाद में आप स्टार्ट करोगे। फिर हम स्टार्ट करते हैं कौन सा चैप्टर, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, क्लियर है। कौन सा चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन 01, बड़ा मजेदार चैप्टर है, क्लियर हो गया। बहुत ही अच्छा चैप्टर है, सेल साइकिल है। और सेल साइकिल से बहुत ही सिंपल टॉपिक है। सेल साइकिल तो फिर भी थोड़ा सा एडवांस कॉम्प्लेक्स था, क्योंकि हमने सेल स्ट्रक्चर नहीं पढ़ा था। अब सेल स्ट्रक्चर पढ़ने के बाद में जब हम सेल साइकिल रिवाइज करेंगे तो और ज्यादा क्या हो जाएगा, और मजा आएगा, क्लियर हो गया। तो 5 मिनट का आप लोग ले लो ब्रेक, 5 मिनट का ले लो ब्रेक, और 5 मिनट के जस्ट बाद हम लोग मिलते हैं। समझ में आ गया? मैं तो यहां पर कंटिन्यूअसली रिकॉर्ड करूंगा, लेकिन आप 5 मिनट का ब्रेक यहां जरूर लोगे, क्लियर है। तो इसीलिए मैं इसे स्क्रीन से हट जाता हूं, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। तो चलो, ले लिया था ब्रेक, कर लिया रिवाइज। कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? कोई भी डाउट है, यदि कोई भी कंफ्यूजन है तो आप टाइप कर देना। आपके हर एक डाउट को, हर एक कंफ्यूजन को मैं पूरा एक तरफ से चेक करता हूं। समझ में आ गया? तो इसीलिए अब सारे जो भी डाउट्स होते हैं, आप उन डाउट्स को इंक्लूड कर दिया करो। आपको ऐसा कभी नहीं लगेगा कि ये क्लास रिकॉर्डेड है, आपको ऐसा ही लगेगा, क्योंकि आपके जो डाउट्स हैं वो डाउट्स सारे के सारे कवर हो जाएंगे। समझ में आ गया? तो चलिए स्टार्ट करें। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं कौन सा चैप्टर, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, क्लियर है। चलो, ये देखा है, अरे काला पानी का नाम सुना है? काला पानी का मतलब ब्लैक वाटर नहीं, एक जेल है जिसको बोलते हैं सेल्यूलर जेल। अंडमान में एक जेल है जिसका नाम क्या है, सेल्यूलर जेल। और उस सेल्यूलर जेल को हिंदी में क्या बोलते हैं, काला पानी। अब उसको सेल्यूलर जेल क्यों बोलते हैं, समझना जरा इस बात को। वो सेल्यूलर जेल ऐसा ही बना हुआ है, और उसको बनाया था ब्रिटिशर्स ने। किसने बनाया था, ब्रिटिशर्स ने। बड़े गंदे लोग थे, बहुत परेशान करते थे अपने जो क्रांतिकारी होते थे। और ये जेल का उस समय बोलते हैं ना, एक मॉडल है जो सब जगह चला करता था। मतलब पूरे जितने भी जगह पे ब्रिटेन का कब्जा था, सब जगह पर ये जेल का मॉडल चला करता था। और इसका जो ये सिंगल कंपार्टमेंट है, ये जो कंपार्टमेंट है, दिस कंपार्टमेंट इज कॉल्ड एज सेल्यूला। इसको क्या बोला जाता था, सेल्यूला। इस वजह से इस जेल को, इस इंटायर जेल को बोला जाता था सेल्यूलर जेल। इसको कौन सा जेल बोला जाता था, सेल्यूलर जेल। कौन सा जेल बोला जाता था, जल्दी से आप मुझे बताओ जरा। दिस जेल इज कॉल्ड एज सेल्यूलर जेल, क्लियर हो गया। अब अपने एक रॉबर्ट हुक भाई साहब थे। अरे हुक का नाम सुना है, हुक हुक हुक, उसका नाम सुना है, हुक्स लॉ। स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। जितनी स्ट्रेस लगाओ उतना स्ट्रेन आ जाता है। अरे पढ़ा है ना, कुछ कॉन्फ़िगरेशन चेंज आ जाता है। स्ट्रेस मतलब फोर्स, फोर्स लगाओ तो आप मुझे बताओ क्या हो जाता है, कुछ चेंज आ जाता है कॉन्फ़िगरेशन में। कुछ आपने पढ़ा होगा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, समझ में आ गया। कुछ लेंथ का स्ट्रेन पढ़ा होगा, है पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, शेयर स्ट्रेन, कुछ इस तरीके से आपने पढ़ा होगा, थोड़ा बहुत क्लियर हो गया। तो आप मुझे बताना जरा जल्दी से, यहां पर आप इस बात को समझना कि जो हुक्स भाई साहब थे, कौन थे आप मुझे बताओ जरा। हुक भाई साहब थे, ये वही हुक भाई साहब है जिन्होंने हुक्स लॉ दिया था। कौन सा लॉ दिया था, हुक्स लॉ। और बेसिकली ये इंजीनियर थे, बेसिकली ये क्या थे, इंजीनियर। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक माइक्रोस्कोप को बनाया। और इंजीनियर का काम क्या होता है, अभी वाले जैसे इंजीनियर नहीं है, पुराने वाले जैसे इंजीनियर। समझ में आ गया? अभी वाले इंजीनियर तो बस पास होने के लिए पढ़ाई करते हैं। मजाक कर रहा हूं, दिल पे मत ले लेना। समझ में आ गया? तो अब आप मुझे बताओ जरा बढ़िया से, वो जो पुराने इंजीनियर थे, आर्किटेक्ट, बहुत ज्यादा काम किया करते थे। तो उन्होंने क्या किया, जो रॉबर्ट हुक भाई साहब थे, रॉबर्ट हुक भाई साहब, ये है रॉबर्ट हुक भाई साहब, इन्होंने बढ़िया से ये माइक्रोस्कोप बनाया। क्या बनाया, माइक्रोस्कोप। इंजीनियर है ना, माइक्रोस्कोप बनाया। तो आप देखो, इस पूरी साइटोलॉजी को बनाया है इंजीनियर ने। तो ये भी देख लेना, कितनी इज्जत भी दे रहे हैं।
बात समझ में आ गया? तो ये क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? इन्होंने इस माइक्रोस्कोप को बनाया, बनाने के बाद में ये आप देखना जरा, ये क्या है? प्लांट। इस प्लांट की बार्क को निकाला, इस प्लांट की बार्क को निकाला। इस प्लांट का नाम क्या है? दिस इज ओक ट्री। इसका नाम क्या है? ओक ट्री। क्लियर हो गया? इस ओक ट्री की बार्क को निकाला, छाल, अरे बार्क तो जानते हो ना, जिसको एनाटॉमी में पढ़ लोगे उसी को कॉर्क सेल भी बोल देते हैं। उस बार्क को निकाला, ये देखो जरा, ये बार्क को ऐसे निकाल लिया। क्या कर लिया? ऐसे बार्क को निकाल लिया और उस बार्क को इसमें माइक्रोस्कोप में देखा। ये देखो जरा, यहां से जो बार्क को निकाला, ये देखो जरा, इस बार्क को निकाला और इस बार्क को क्या कर दिया आप मुझे बताना जरा, इस बार्क को क्या कर दिया आप मुझे बताओ जरा। इसको उठा के जब ऐसे चेक किया इससे, तो क्या दिखाई दिया? यहां पर दिखाई दिया ऐसे डब्बे 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 दिखाई दिए। समझ में आ गया? क्या दिखाई दिए? डब्बे 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 दिखाई दिए। अब इनको समझ में नहीं आया यार, ये डब्बे 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 क्या दिखाई दे रहे हैं। ये देखो, ये क्या दिखाई दे रहा है? कंपार्टमेंट। क्या दिखाई दे रहा है आप मुझे बताओ जरा, क्या दिखाई दे रहा है? जल्दी से आप मुझे बताना, क्या दिखाई दे रहा है? कंपार्टमेंट, कंपार्टमेंट, कंपार्टमेंट। ये देखो क्या दिखाई दे रहा है? कंपार्टमेंट, 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 कंपार्टमेंट दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है? कंपार्टमेंट, कंपार्टमेंट दिखाई दे रहा है। और जब ये कंपार्टमेंट 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 दिखाई दे रहा है, तो आप इस बात को समझना जरा। अब ये रॉबर्ट हुक भाई साहब के दिमाग में आया, ये कभी बचपन में पिकनिक में अपने पापा के साथ में गए होंगे जेल देखने। समझ में आ गया? कहां गए होंगे? जेल देखने। तो इनको फ्लैशबैक हुआ, होता ना कई बार आपको भी ऐसे फ्लैशबैक होता, यार ये तो मैंने बचपन में देखा था कि नहीं देखा था यार, इससे तो मिलता जुलता मैंने किसी को पहले भी देखा है, ये जगह मैंने पहले भी देखी है। तो आप मुझे बताओ, इनको फ्लैशबैक हुआ? क्या हुआ? फ्लैशबैक हुआ और इनको याद आया कि यार ऐसे डब्बे 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 तो इन्होंने जेल में देखे थे, और उस जेल के एक एक डब्बे को क्या बोला था? सेल्यूला। तो इन्होंने भी उस डब्बे को, आप मुझे बताओ, उस डब्बे को क्या बोल दिया? सेल्यूला। तो यहां से वर्ड बना, आप मुझे बताओ जरा, कौन सा वर्ड बना यहां से? सेल्यूला। कौन सा वर्ड बन गया? सेल्यूला, जिसको कॉमन टर्म में क्या बोला गया? सेल। क्या बोला गया आप मुझे बताओ जरा? सेल। और ये किसको देख रहे हैं? ही वॉज लुकिंग द बार्क सेल। बार्क का मतलब क्या हो जाएगा आप मुझे बताओ? डेड सेल। तो इसने किसको डिस्कवर किया? डेड सेल को। ये क्या हो जाएगा आप मुझे बताओ जरा? बार्क सेल बोल दें या कॉर्क सेल बोल दें? कॉर्क और बार्क। आप मुझे बताओ ये क्या हो जाएगा? इट इज डेड सेल। क्या हो जाएगा आप मुझे बताइए जरा? डेड सेल। तो आपको मालूम है, आप लंदन को देखते हो ना, मूवीज में देखते हो कितना सुंदर सुंदर सा है। मैं आपको बताऊं, लंदन के जो आर्किटेक्ट है ना, वो भी यही थे, रॉबर्ट हुक। समझ में आ गया? बहुत ही फेमस थे। समझ, वन ऑफ द मोस्ट ब्रिलियंट पर्सन उस समय के टाइम में, वन ऑफ द मोस्ट ब्रिलियंट पर्सन ये हुआ करते थे। समझ में आ गया? रॉबर्ट हुक। क्लियर हो गया? अब आप मुझे बताना जरा, फिर हम बात कर रहे हैं किसकी? ल्यूमन हुक की। किसकी बात कर रहे हैं? ल्यूमन हुक। तो देखो यहां पर मैं बोल सकता हूं रॉबर्ट हुक। क्या बोल सकता हूं? रॉबर्ट हुक। इन्होंने क्या डिस्कवर्ड किया? डिस्कवर्ड डेड सेल। क्या किया आप मुझे बताओ जरा? डिस्कवर्ड डेड सेल। क्लियर हो गया? किसके अंदर डिस्कवर किया आप मुझे बताओ? कॉर्क ऑफ ओक ट्री। समझ में आ गया? फिर आप मुझे बताओ, ल्यूमन हुक की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? ल्यूमन हुक। तो आप मुझे बताना, ल्यूमन हुक को मैं लिविंग हुक बोल दूं, बस यहां पर HOEK है, तो ल्यूमन हुक को हम क्या बोलेंगे? इन्होंने क्या डिस्कवर्ड किया? डिस्कवर्ड लिविंग सेल। क्या डिस्कवर किया? डिस्कवर्ड लिविंग सेल। क्या डिस्कवर किया? जल्दी से आप मुझे बताओ। डिस्कवर्ड लिविंग सेल। किसको डिस्कवर किया? जल्दी से आप मुझे बताओ। लिविंग सेल को डिस्कवर किया। आज की क्लास हम थोड़ी सी छोटी रखेंगे। रीजन, क्योंकि आज हमने रिवीजन भी किया हुआ है। समझ में आ गया? आज हमने रिवीजन किया और आज आपका होमवर्क है, आज सैटरडे है ना, आज आपका होमवर्क है कि जो कल आपको कराए थे सारे स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन, आप वो पूरे के पूरे क्वेश्चन आप फिर से करोगे। समझ में आ गया? सारे क्वेश्चंस आप करोगे, मैं उसकी ब्लैंक फाइल आपको भेज दूंगा। समझ में आ गया? उसकी ब्लैंक फाइल भेज दूंगा, वो क्वेश्चंस आप संभाल के रखना। क्लियर हो गया? हर चैप्टर के बाद में मैं आपको 50 के करीब जो है स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस कराऊंगा लाइव। समझ में आ गया? लाइव क्वेश्चन कराऊंगा तो आपके, और आपको सिखाऊंगा कि कैसे स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन जो है उसको अप्रोच किया जाता है। स्टार्टिंग से जब हम करेंगे तो आखिरी तक आते आते तक मजा आ जाएगा, कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। हो गया पूरा क्लियर? डिस्कवर्ड लिविंग सेल। और इन्होंने पता है किसको देखा था? इन्होंने पानी को देखा, और पानी में से कुछ ऐसे हिलते हुए दिखा। समझ में आ गया? तो क्या दिखा था इनको? स्पाइरोगायरा। क्या दिखा था? स्पाइरोगायरा। और इन्हें जो भी देखा, अरे बड़ा गंदा आदमी था, इसने स्पर्म भी देखा खुद का, इसने अपना स्टूल भी देखा, स्टूल मतलब पॉटी, इसने वो भी देखा, और जो भी दिखा उसने उसका नाम रख दिया एनिमल क्यूल। क्या नाम रख दिया? एनिमल क्यूल। सभी को समझ में आ गया? तो डेड सेल,
डेड सेल रॉबर्ट हुक, लिविंग सेल न्यूमन हुक, लिविंग सेल न्यूमन हुक, याद रहेगा, लिविंग सेल न्यूमन हुक, लिविंग सेल न्यूमन हुक। अब आप आगे आ जाओ, अब हम बात कर रहे हैं सेल थ्योरी। अब सेल थ्योरी क्या होती है वो आप समझना, उससे पहले आपको ये समझना जरूरी है सेल थ्योरी इन दो लोगों ने दी थी, स्क्लीडन एंड स्वान। अब बड़ा कंफ्यूजन होता है भैया कौन बॉटनिस्ट है कौन जूलॉजिस्ट है, कौन बॉटनिस्ट है और कौन जूलॉजिस्ट है। अब मुझे बताना ये बगल में क्या बना हुआ है, ये बना हुआ है स्वान, ये कौन बना हुआ है, स्वान। समझ में आ गया क्या बना हुआ है, जल्दी से आप मुझे बताओ जरा, स्वान। और ये जो स्वान यहां पर बना हुआ है, ये स्वान क्या है, एनिमल, ये क्या है, एनिमल। तो आप मुझे बताओ एनिमल किससे रिलेटेड होते हैं, जूलॉजी से, किससे रिलेटेड होते हैं, जूलॉजी से। तो इसका मतलब ये जो यहां स्वान बना हुआ है, ये जो यहां पर स्वान बना हुआ है, SCHWAAN स्वान बना हुआ है, ये भी कौन हो जाएगा, ही इज जूलॉजिस्ट। ये कौन हो जाएगा आप मुझे बताओ जरा, जूलॉजिस्ट। बात समझ में आ गया, ये कौन हो जाएगा, जूलॉजिस्ट। तो ये बेचारा बचा, ये कौन बच जाएगा, चलो घास फूस बना देते हैं इसके साथ में। तो ये कौन हो जाएगा, बॉटनिस्ट, ये कौन हो जाएगा, बॉटनिस्ट। पूरा क्लियर हो गया, ये कौन हो जाएगा, बॉटनिस्ट। तो आप मुझे बताओ स्क्लीडन एंड स्वान आपको क्लियर हो जाएगा। स्क्लीडन भाई साहब क्या है, बॉटनिस्ट। स्वान भाई साहब क्या है, आप मुझे बताओ जरा, स्वान भाई साहब क्या है, फटाफट फटाफट आप मुझे बताओ जरा, जूलॉजिस्ट। क्या है ये, जूलॉजिस्ट बन जाएगा। पूरा क्लियर हो गया, चलो अब देखो इन्होंने किया क्या वो आप समझना। क्लियर है, इस स्टेटमेंट के ऊपर इस साल वो क्वेश्चन दे सकते हैं, समझ में आ गया, क्योंकि स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आने लगे ना, तो अब यहां से क्वेश्चन बन सकता है। तो एक तरफ मैं लिख लेता हूं, किसकी बात कर रहा हूं, स्क्लीडन की। स्क्लीडन, समझ में आ गया। एक तो ऐसा डिफिकल्ट नाम रखते हैं, सिंपल रख लेते, कालू कालू गोलू, कितना अच्छा रहता, छोटू। और यहां पर हम बात कर रहे हैं स्वान की, स्वान। तो बताओ जरा जल्दी से, स्वान, ये भाई साहब क्या हैं, फटाफट आप मुझे बताना, ये भाई साहब हैं बॉटनिस्ट। तो ये केवल बॉटनी की बात करेंगे, समझ में आ गया, ये केवल किसकी बात करेंगे, आप मुझे बताओ जरा, बॉटनी की। और ये जो भाई साहब हैं ये कौन है, आप मुझे बताइए जरा, जूलॉजिस्ट। ये कौन है आप मुझे बताइए जरा, जूलॉजिस्ट। क्लियर हो गया। तो अभी हम देखते हैं ये क्या क्या बात करेंगे, अच्छे से समझना, बहुत अच्छे से समझना। क्लियर हो गया। इन्होंने ऑब्जर्व किया कि जितने भी प्लांट हैं वो प्लांट सेल किससे बने हुए, आप मुझे बताओ। अभी रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किसमें किया, प्लांट में किया ना। आप मुझे बताओ ल्यूमन हुक ने भी किसमें किया, एल्गी में किया, वो भी प्लांट का ही पार्ट है। तो इन्होंने भी किसमें डिस्कवर किया कि सारे जो प्लांट हैं वो किससे बने हुए, ऑल द प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड देयर प्रोडक्ट। तो बताओ इन्होंने क्या बोला, आप मुझे बताना जरा। इन्होंने बोला ऑल द प्लांट्स, बताना जरा जल्दी से, इन्होंने क्या बोला, ऑल द प्लांट्स आर composed of cell and their product। मैं फिर से लिख रहा हूं ये डेफिनेशन, समझ में आ गया, फिर से लिख रहा हूं जिससे आपको अच्छे समझ में आए। क्लियर हो गया। चलो बोलो तो कलर चेंज कर देता हूं, समझ में आ गया, क्या कर देता हूं, कलर चेंज करके लिख देता हूं, इस कलर से लिख देता हूं। क्लियर है। तो आप मुझे बताइए इन्होंने क्या बोला, ऑल द प्लांट्स, क्या बोला आप मुझे बताइए जरा, ऑल द प्लांट्स वर्ड इंपॉर्टेंट है, ऑल द प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ, अभी याद हो जाएगा बस समझो, कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड देयर प्रोडक्ट बन जाएगा। क्लियर हो गया। ये कंफ्यूजिंग है, उनको मालूम है, वो यहां से आपको इस साल घुमा सकते हैं। क्लियर हो गया। इसने केवल प्लांट की बात करी, इसने किसकी बात करी, प्लांट की बात करी। अब मान लो मैं बॉटनिस्ट हूं, मैं बोलूं कि सारे प्लांट जो है वो किसके बने हुए, सेल और उनके प्रोडक्ट के। अब कोई जूलॉजिस्ट आ गया, उसने एनिमल को देखा और उसने बोला, वो क्या बोलेगा, भैया अकेले प्लांट नहीं, एनिमल भी किसके बने हुए, सेल और उनके प्रोडक्ट के बने हुए। तो अब आप मुझे बताओ, जैसे होता है ना, मान लो किसी ने पूछा कि क्लास में, मान लो आप क्लास में बैठे हो, पूछा किसके 500 नंबर आए, तो एक पर्सन खड़ा हो गया, मेरे अकेले के 500 आए। तो पता चले पीछे से एक और आ गया, तुम्हारे अकेले के नहीं आए, मेरे भी आए। तो आप मुझे बताओ जरा जल्दी से, जैसे होता है ना, आप कई बार बोलते हो, एक बोलता है मेरा ब्रेकअप हो गया, तो दूसरा बोलता है तुम्हारा अकेला नहीं, मेरा भी ब्रेकअप हुआ है। समझ में आ गया। तो आप मुझे बताओ जरा, जैसे
एक फेमस लाइन है ना पीडब्ल्यू की, आप मुझे बताओ तेरा भी कटेगा फिर तू भी पढ़ेगा। बात समझ में आ गया? होता है कि नहीं होता? मतलब उसका भी कटा है, अब तेरा भी कटेगा, इसीलिए क्या होगा, तू भी पढ़ेगा। बात समझ में आ गया? तो आप मुझे बताओ जरा, इसने बोला कि अकेले प्लांट किससे बने हुए हैं, सेल और उनके प्रोडक्ट से। इसने बोला नहीं, प्लांट के अलावा एनिमल भी किससे बने हुए हैं, सेल और उसके प्रोडक्ट्स के। तो अब यहां पर स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, थोड़ा सा चेंज। ये क्या बोलेगा, आप मुझे बताओ जरा, प्लांट्स ऑल द प्लांट्स, ऐसे लिख लेते हैं, ऑल द प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स आर composed of cell and their products। सभी को समझ में आ गया? तो देखो यहां पर इस भाई साहब ने क्या बोला, अब बहुत ध्यान से समझना। इसने केवल प्लांट्स की बात करी। किसकी बात करी? प्लांट्स की बात करी। बट इसने किसकी बात करी? प्लांट की बात तो पहले ही हो गई थी। इसने बोला केवल तुम्हारा नहीं भैया, हमारा भी कटा है। समझ में आ गया? तुम्हारा बस नहीं कटा, हमारा भी कटा है। क्लियर हो गया? तो आप मुझे बताओ जरा, ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया कि नहीं आ गया? पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? केवल प्लांट्स नहीं, आप मुझे बताओ एनिमल भी किससे बने हुए, आप मुझे बताओ सेल और उनके प्रोडक्ट से बने हुए। क्लियर हो गया? सभी को समझ में आ गया? अब ये तो उसने उसकी हां में हां मिला दिया, तो कुछ इसको नया काम करना पड़ेगा ना। तो नए काम में इसने क्या बोला, नए काम में इसने बोल दिया कि जो एनिमल की बाहर की कवरिंग है उसको हम क्या बोलेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अरे एनिमल सेल में कभी सेल वॉल होती है क्या? नहीं होती। अब जब एनिमल की बात कर रहे हैं तो थोड़ा प्लांट की भी बात कर लेते हैं। जब एनिमल की आउटर कवरिंग सेल मेम्ब्रेन है तो प्लांट की आउटर कवरिंग क्या हो जाएगी, सेल वॉल। क्या हो जाएगी आप मुझे बताओ जरा, सेल वॉल। तो यहां पर इसने दो स्टेटमेंट और बोले कि आप मुझे बताओ जरा क्या बोला इसने, आउटर कवरिंग ऑफ एनिमल सेल। बताओ एनिमल सेल क्या हो जाएगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या हो जाएगी आप मुझे बताइए जरा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दूसरी तरफ आप मुझे बताना, आउटर कवरिंग ऑफ प्लांट सेल। क्या बोलते हैं, आउटर कवरिंग ऑफ प्लांट सेल क्या हो जाएगी, जल्दी से आप मुझे बताओ। आउटर कवरिंग ऑफ प्लांट सेल इज सेल वॉल, और सेल वॉल इसका पेक्यूलियर फीचर है, विच इज द पेक्यूलियर फीचर ऑफ प्लांट। क्लियर है? यहां पर और लिख ले। तो ये इसका स्टेटमेंट थे। इसने तीन स्टेटमेंट दिए कि आउटर कवरिंग ऑफ प्लांट सेल इज सेल वॉल विच इज द पेक्यूलियर फीचर। क्लियर हो गया? अब मुझे तो पेक्यूलियर मतलब स्पेशल फीचर, उसका स्पेशल फीचर है। जैसे होता है ना स्पेशलिटी होती है, हर जगह की कोई ना कोई स्पेशलिटी होती है। जैसे कोटा की कचौड़ी बड़ी अच्छी है, समझ में आ गया? आप जाओ तलवंडी में जबरदस्त कचौड़ी मिलती है, समझ में आ गया? एक तो बढ़िया बढ़िया कचौड़ी मिलती है, प्याज की कचौड़ी, और एक ऐसे जैन साहब की बढ़िया से कचौड़ी मिलती है, उसमें चटनी डाल के गरम गरम मजा आ जाता है। समझ में आ गया? तो आप मुझे बताओ, इसी तरीके से हर जगह की क्या होती है, स्पेशलिटी होती है। तो यहां पर इसने क्या बोल दिया कि प्लांट सेल की स्पेशलिटी क्या है, सेल वॉल। क्या है, सेल वॉल। तो अब आप मुझे बताओ जरा, केवल प्लांट की बात स्क्लीडन करेगा, वो बॉटनिस्ट है। दोनों की बात कौन करेगा, स्वान, वो जूलॉजिस्ट है। वो कौन है, जूलॉजिस्ट है। जैसे आप ये समझ लो, अब मैं डॉक्टर हूं तो मैं दोनों पढ़ा लेता हूं, समझ में आ गया? दोनों पढ़ाते आया हूं, लेकिन यहां ये पढ़ा रहा हूं तो ये पढ़ा लूंगा, कभी मौका देंगे तो वो पढ़ाऊंगा, वो पढ़ा लूंगा। समझ में आ गया? तो ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? आगे बढ़ जाएं, चलो। अब आप देखो, अब सेल थ्योरी को देखना। सेल थ्योरी में वर्ड इंपॉर्टेंट क्या है, ऑर्गेनिज्म। किसकी बात कर रहे हैं, ऑर्गेनिज्म। ना ही प्लांट ना ही एनिमल। यदि मैं स्टेटमेंट बोलता कि ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड देयर प्रोडक्ट, तो ये स्टेटमेंट किसका होता, स्वान का। मैं बोलता ऑल द प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड देयर प्रोडक्ट, तो स्टेटमेंट किसका होता है, स्क्लीडन का। क्लियर है? लेकिन मैंने बोल दिया ऑर्गेनिज्म, तो ये दोनों का कंबाइंड स्टेटमेंट है। तो सेल थ्योरी वाज गिवन बाय, बताओ जरा, वाज कंबाइंडली गिवन बाय। क्लियर है? या फिर हम बोल दें दोनों ने अलग अलग, मतलब कंबाइंडली गिवन मतलब दोनों को कंबाइन करके दे दिया। एनसीईआरटी ने वर्ड दिया हुआ इंडिपेंडेंटली गिवन बाय, मतलब उसने अलग दी और हमने मिला दी, और एनसीईआरटी ने लिख दिया कि फिर इंडिपेंडेंटली गिवन बाय स्क्लीडन एंड स्वान। तो यहां पर हम केवल क्या लिख लेते हैं, वाज गिवन बाय। बात समझ में आ गया? वाज गिवन बाय, बताओ किसने दी, स्क्लीडन
एन स्वान। किसने दिया आप मुझे बताओ? स्वान ने। क्या बोला? ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल इन देयर प्रोडक्ट। सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल क्या होता है? सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ये बिल्कुल स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। सभी को समझ में आ गया? पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? कोई डाउट है? कोई कंफ्यूजन है? लेकिन इन्होंने ये बात नहीं बोली कि ये आया कहां से। मुर्गी आई कि अंडा आया? मुर्गी आई तो अंडा कहां से आया? अंडा आया तो मुर्गी कहां से आई? मुर्गी आई तो अंडा कहां से आया? अब तो पैराडॉक्स सॉल्व हो चुका है। पहले मुर्गी आई, बाद में अंडा आया। समझ में आ गया? अब आप मुझे बताओ जरा जल्दी से। बट ये नहीं बता रहे कि आखिर सेल आया कहां से। समझ में आ गया? कहां से आ गया सेल, ये नहीं बता पा रहे। समझ में आ गया? तो एक नया साइंटिस्ट आया जिसका नाम था रुडोल्फ वर्चो, और उसने मॉडिफाइड सेल थ्योरी बाय रुडोल्फ वर्चो। इसने एक बढ़िया से मंत्र, जैसे वो आपने देखा हैरी पॉटर मूवी देखिए, उसमें बोलते हैं ना पैट्रोनस ढुम, हो जाता है कि नहीं हो जाता, इस तरीके से अलग अलग उसमें लैटिन में मंत्र बोलते हैं। ठीक है, तो इसने भी एक मंत्र जैसा बोल दिया, ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला। क्या बोल दिया? ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला, लैटिन में बोल दिया। भाई कम लोगों के समझ में आए तो इसने क्या बोल दिया आप मुझे बताओ जरा जल्दी से। ओमनिस, ओमनिस सेल्यूला। आपको मालूम है सेल्यूला का मतलब होता है सेल। बताओ सेल्यूला का मतलब क्या होता है? सेल। क्या बोलेगा? ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला। क्लियर है? इसने क्या बोल दिया? ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला। क्लियर है? स्पेल कर दिया, मंत्र बोल दिया, जिसका मतलब है न्यू सेल कम्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। नया सेल पहले वाले सेल से ही आता है। तो यहां पर इसका मतलब यदि हम करेंगे तो क्या हो जाएगा आप मुझे बताओ जरा, क्या मतलब हो जाएगा इसका? न्यू सेल arises from, new cell arises from pre-existing cell. New cell arises from pre-existing cell. पूरा क्लियर हो गया? New cell arises from pre-existing cell। पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? नया सेल किससे आ रहा है? प्री एग्जिस्टिंग सेल से आ रहा है। ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला, इसका मतलब सभी को समझ में आ गया? आगे बढ़ जाएं तो इस भाई साहब ने क्या कर दिया था? मॉडिफाई कर दिया था रुडोल्फ वर्चो ने। क्लियर हो गया? तो अभी तक आप मुझे बताओ जितने साइंटिस्ट आए, जरा हम उन साइंटिस्ट को देख लें, सारे साइंटिस्ट को देख लें, बोलो जल्दी से। सबसे पहले हमने बात करी रॉबर्ट हुक भाई साहब की। किसकी बात करी हमने? हुक भाई साहब की। आप हुक पे कपड़े डालते हो, हुक से कपड़े टांगते हो, वो डेड है ना, तो आप मुझे बताओ इन्होंने क्या डिस्कवर किया? डेड सेल। पहले हम साइंटिस्ट के नाम लिख लेते हैं, फिर आप मुझे बताओ कौन हो जाएगा? ल्यूमन हुक। कौन हो जाएगा? ल्यूमन हुक। क्या डिस्कवर किया? लिविंग सेल। फिर आप मुझे बताओ कौन आ जाएगा? स्क्लीडन। कौन आ जाएगा आप मुझे बताओ? स्क्लीडन। फिर कौन आ जाएगा? स्वान। कौन आ जाएगा आप मुझे बताओ जरा? स्वान भाई साहब आ जाएंगे। अब ये स्वान भाई साहब के बाद में आप मुझे बताओ कौन आ गया था? रुडोल्फ, रुडोल्फ वर्च्यू। क्लियर हो गया? कौन आ जाएगा? रुडोल्फ वर्च्यू। हो गया पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर? या फिर एक काम करते हैं, इन दोनों को मिला देते हैं पहले, स्क्लीडन एंड स्वान। इसको भी मिला देते हैं, स्क्लीडन एंड स्वान, स्क्लीडन एंड स्वान। क्लियर हो गया? किसकी बात कर रहे हैं? स्क्लीडन एंड स्वान। अब फटाफट बताओ इस भाई साहब ने क्या डिस्कवर किया? डेड सेल। क्या डिस्कवर किया? डेड सेल। किसके अंदर? कॉर्क के अंदर। क्लियर हो गया? आप मुझे बताओ इसने क्या डिस्कवर किया? लिविंग सेल। याद हो गए साइंटिस्ट के नाम सारे के सारे? क्या डिस्कवर किया? लिविंग सेल। फिर स्क्लीडन, आप मुझे बताओ स्क्लीडन भाई साहब क्या थे? बॉटनिस्ट। क्या थे आप मुझे बताओ जरा? बॉटनिस्ट। इन्होंने किसके बारे में बात करी? प्लांट सेल। किसके बारे में बात करी? प्लांट सेल। आप मुझे बताइए जरा ये कौन थे? आप मुझे बताइए जरा? जूलॉजिस्ट। ये कौन हो जाएंगे? आप मुझे बताइए जरा? जूलॉजिस्ट। और इन्होंने किसकी बात करी? प्लांट एज वेल एज एनिमल सेल। प्लांट एज वेल एज एनिमल सेल। समझ में आ गया? किसकी बात करी आप मुझे बताइए जरा? प्लांट एज वेल एज एनिमल सेल। सभी को अच्छे समझ में आ गया? स्क्लीडन एंड स्वान ने क्या दे दिया आप मुझे बताओ जरा? सेल थ्योरी। क्या दे दी उन्होंने? सेल थ्योरी। और यहां पर इन्होंने किसकी बात करी? ऑल ऑर्गेनिज्म। इन्होंने किसकी बात करी? ऑल ऑर्गेनिज्म। तो सभी को क्लियर हुआ? कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है तो फटाफट फटाफट बता दो, पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। अरे कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन बोल दो भाई लोगों।
आ गया? सभी को अच्छे से समझ में आ गया? आगे बढ़ जाए। अब हम बात कर रहे हैं व्हाट इज सेल। सेल क्या होता है? बच्चे बोलेंगे सर इट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइट। फिर मैं बोलूंगा रिफ्लेक्शन इज द फिनोमिना इन विच लाइट रिफ्लेक्ट। इज दिस द डेफिनेशन ऑफ रिफ्लेक्शन? क्या ये रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन होगी? बताओ जरा जल्दी से, क्या ये रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन होगी? बताओ फटाफट फटाफट, आप मुझे बताओ जरा क्या डेफिनेशन होगी? ये होगी क्या? बताओ जरा। नहीं। तो इसी तरीके से सेल को सेल बोलने के लिए, सेल को सेल बोलने के लिए उसमें एटलीस्ट कुछ होना चाहिए। समझ में आ गया? जैसे मान लो एक हड्डी पड़ी हुई, मान लो किसी की फीमर पड़ी हुई है, तो आप बोलोगे पूरा आदमी पड़ा हुआ है। बताओ किसी की खोपड़ी पड़ी हुई है, आप बोलोगे पूरा आदमी पड़ा हुआ है। लेकिन पूरा आदमी होने के लिए उसमें कुछ मिनिमम रिक्वायरमेंट होना चाहिए ना। तो इसी तरीके से सेल को सेल बोलने के लिए, समझना जरा, सेल को सेल बोलने के लिए उसमें मिनिमम 3 चीजें होना चाहिए। सबसे पहला होता है जेनेटिक मटीरियल। बताओ जरा, सबसे पहला क्या हो जाएगा? जेनेटिक मटीरियल। बिल्कुल जीरो से चलेंगे, बिल्कुल जीरो से चलेंगे। जेनेटिक मटीरियल क्या होता है? अरे भैया जब बच्चा पैदा होता है तो बोलते हैं यार इसकी नाक तो इसके पप्पा जैसी लग रही है, इसकी आंखें तो इसकी मम्मी की तरह लग रही है, कान तो आप देखो जरा इसकी दादी की तरह लग रहे हैं। बोलते हैं कि नहीं बोलते? बताओ जरा जल्दी से। तो आखिर आप मुझे बताओ जरा, जो अब फादर से तो स्पर्म आता है, मदर से ओवम आता है, तो क्या उस स्पर्म में नाक बहते हुए आती है क्या? बताओ जरा कि नाक बहते हुए जा रही है। यहां फादर की नाक कैसे कटी? समझ में आ गया? क्या हुआ कि अब बच्चा पैदा होने वाला है तो पहले नाक यहां से खच्च हो जाएगी, ठीक है, वो बहते बहते जाएगी। ओवम में क्या होगी? एक आंख निकल के ऐसे जो है ओवम में चली जाएगी और फिर जाके आप मुझे बताओ असेंबलिंग हो जाएगी। अरे ऐसा होता है? इंसान बनाना है हमको, कंप्यूटर थोड़ी असेंबल करना है। तो आप मुझे बताइए जरा, क्या ऐसा होता है? नहीं होता। लेकिन फिर ये आखिर ऐसे सेम बन कैसे जाते हैं? क्योंकि इसको बनाने का कोड ट्रांसफर होता है, और वो कोड जो ट्रांसफर करता है उस मटेरियल को हम बोलते हैं जेनेटिक मटेरियल। दैट मटेरियल इज कॉल्ड एज जेनेटिक मटेरियल। दैट मटेरियल इज कॉल्ड एज जेनेटिक मटेरियल। सभी को अच्छे समझ में आ गया? उस मटेरियल को हम क्या बोलेंगे? जेनेटिक मटेरियल। वो जेनेटिक मटेरियल डीएनए हो सकता है या आरएनए हो सकता है, बट कभी भी दोनों नहीं होता। सर हमारे सेल में तो आरएनए भी होता है, डीएनए भी होता है, लेकिन पप्पा मम्मा से क्या आता है? डीएनए। समझ में आ गया? क्या आता है? डीएनए। जो इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करता है वो कौन हो जाएगा? डीएनए। तो आप मुझे बताओ जरा, सबसे पहली चीज क्या हो जाएगी? डीएनए। ये डीएनए जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल क्या हो सकता है? डीएनए और आरएनए, बट नेवर बोथ। दोनों कभी भी जेनेटिक मटेरियल एक सेल में नहीं होते। समझ में आ गया? मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है? डीएनए, बट सम केसेस में क्या होता है? आरएनए। इन मोस्ट केसेस इट इज डीएनए, बट इन सम केसेस आरएनए। अरे भैया अभी अभी रिसेंट हीरो है ना हमारा कोविड-19, जिसने बैंड बजाई हुई है पूरी दुनिया की। बताओ, बैंड बजा दी थी पूरी दुनिया की, उसमें क्या है? जेनेटिक मटेरियल आरएनए है। समझ में आ गया? और ऐसे वायरसेस को हम रेट्रो वायरस बोलते हैं। उल्टा भाई, नॉर्मल में तो डीएनए होना चाहिए, हम सब नॉर्मल लोग हैं, क्या होना चाहिए? डीएनए। लेकिन उसके अंदर क्या है? आरएनए। तो उसको हम क्या बोल देंगे? रेट्रोवायरस। क्या बोल देंगे आप मुझे बताओ जरा? रेट्रोवायरस। तो यहां पर हम क्या बोलेंगे? इन मोस्ट केसेस, इन मोस्ट केसेस। आप मुझे बताओ यहां पर हम क्या बोल देंगे? इन सम केसेस। क्या बोल देंगे? जल्दी से आप मुझे बताइए जरा। इन सम केसेस। क्लियर हो गया? इन मोस्ट केसेस, और यहां पर हम क्या बोल देंगे? इन सम केसेस। जैसे आप मुझे बताओ एग्जाम्पल, रेट्रोवायरसेस, रेट्रोवायरस। समझ में आ गया? क्या हो जाएगा? रेट्रोवायरस, उल्टा वायरस। क्लियर हो गया? अब दूसरी चीज, दूसरा मटेरियल, दूसरा मटेरियल जो होता है उसको हम बोलते हैं साइटोसोल। क्या बोलते हैं? जल्दी से आप मुझे बताना जरा। साइटोसोल। अब ये साइटोसोल क्या भला है? सेल के अंदर जितने भी ऑर्गेनेल है, न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है, इन सभी को निकाल दो तो जो बच जाए लिक्विड कंपोनेंट उसको बोल देंगे साइटोसोल। अब इसको समझने का एक बहुत आसान तरीका है। क्या आसान तरीका है? देखो जरा जल्दी से। यहां पर मान लो ये रसगुल्ले का डब्बा है। समझ में आ गया? ये किसका डब्बा है? रसगुल्ले का डब्बा है। अभी विद्यापीठ में पढ़ाते टाइम बंगाली लोग बड़े इमोशनल हो जाते हैं, तो रसगुल्ले की याद आ रही है। समझ में आ गया? तो बेटा पढ़ लो, फिर रसगुल्ले ही रसगुल्ले खाना, कोलकाता मेडिकल कॉलेज ले लेना। आप मुझे बताओ, ये रसगुल्ले का डिब्बा है। अब इस रसगुल्ले के डिब्बे के अंदर आप मुझे बताओ कौन होंगे? रसगुल्ले ही होंगे। ये रसगुल्ले बना दिए। अरे सूखे रसगुल्ले खाए क्या किसी ने? बताओ जरा। और आप मुझे बताओ उस रसगुल्ले के अंदर और क्या होगा? ये चाशनी। क्या होगी? आप मुझे बताओ जरा। चाशनी। समझ में आ गया? क्या होगी? आप मुझे बताइए जरा। चाशनी। क्लियर हो गया? तो यहां पर आप देखना, इसको मैं लिख दूं चाशनी।
क्या लिख दूं आप मुझे बताओ जरा, चाशनी। क्लियर है। और आप मुझे बताओ ये क्या हो जाएगा, दिस इज रसगुल्ला। समझ में आ गया, क्या होगा, रसगुल्ला। क्लियर है, रसगुल्ला हो गया। क्या हो जाएगा ये, रसगुल्ला। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, क्या हो जाएगा, रसगुल्ला। अब देखो इसमें से मैंने क्या किया, सारे रसगुल्ले खा लिए, सारे रसगुल्ले खा लिए, क्या बच जाएगी, चाशनी। क्या बच जाएगी, चाशनी। यही चाशनी क्या है, साइटोसोल। मान लो इसको सेल मान लो, इस पूरे को सेल मान लो, तो ये जो रसगुल्ला है ना, ये हो जाएगा सेल ऑर्गेनेल। अभी हम देखेंगे सेल ऑर्गेनेल क्या होते हैं, सेल ऑर्गेनेल। और चाशनी आप मुझे बताइए जरा, क्या हो जाएगी, साइटोसोल। क्या हो जाएगी, साइटोसोल। समझ में आ गया, क्या हो जाएगी, जल्दी से आप मुझे बताइए, साइटोसोल। तो पूरे रसगुल्ले खा लिए तो क्या बचेगी, साइटोसोल। क्लियर हो गया। और तीसरा, अभी एक एक के बारे में पढ़ेंगे, सेल ऑर्गेनेल क्या होता है वो भी पढ़ेंगे। और तीसरा कंपोनेंट होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या होगा आप मुझे बताओ जरा, थर्ड कंपोनेंट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सभी को समझ में आ गया, थर्ड कंपोनेंट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। थर्ड कंपोनेंट क्या हो जाएगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो सेल को सेल बोलने के लिए एटलीस्ट उसमें तीन चीजें होना चाहिए। कितनी चीजें होना चाहिए, तीन चीजें होना चाहिए, जेनेटिक मटेरियल, साइटोसोल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सर आरबीसी में तो नहीं होता, फिर उसको सेल क्यों बोलते हैं, रेड ब्लड सेल। फिर मैं बोलूंगा बेटा जब वो बन रहा होता है तब उसमें न्यूक्लियस होता है, समझ में आ गया, तब उसमें जेनेटिक मटेरियल होता है, लेकिन मैच्योरेशन के टाइम निकाल दिया जाता है। अब जैसे मान लो कोई पर्सन पैदा हुआ, नॉर्मल पैदा हुआ, अब मान लो उसकी एक किडनी निकाल दी, मान लो उसको आईफोन लेना था, उसने एक किडनी अपनी क्या कर दी, बेच दी। तो अब आप मुझे बताओ जरा जल्दी से कि अब अभी भी उसका वही नाम बोलोगे ना, ऐसा तो नहीं बोलोगे मिस्टर शर्मा -1 किडनी, कि उसके सरनेम में लिखा जाएगा मिस्टर शर्मा विदाउट 1 किडनी। बताओ जरा, ऐसा नाम तो नहीं होता कि उसके आधार कार्ड में अब नाम चेंज करा लोगे, मिस्टर शर्मा लैकिंग 1 किडनी, ऐसा तो नहीं लिखोगे। बताओ जरा जल्दी से, लिखोगे क्या, नहीं लिखोगे, अभी भी उसको वही बोलेंगे, तो इसीलिए उसको सेल बोल देते हैं। क्लियर हो गया, आगे आ जाओ। ये देखो जरा, दिखाई दे रहा है, ये है रसगुल्ले, ये क्या है, रसगुल्ले। बात समझ में आ गया। और ये जो यहां पर रसगुल्ले हैं, आप मुझे बताना जरा, ये रसगुल्ले क्या हो जाएंगे, दे आर सेल ऑर्गेनेल्स। इनको हम क्या बोलेंगे, दीज आर सेल ऑर्गेनेल्स। अभी हम पढ़ते हैं सेल ऑर्गेनेल क्या होते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स। ये जो चाशनी यहां पर बनी हुई है, इसको आप मुझे बताओ हम क्या बोल देंगे, दिस इज साइटोसोल। क्या बोल देंगे, साइटोसोल। सर क्या ये डायग्राम हमको बनाना है, बिल्कुल नहीं, आपको केवल ये वाला डायग्राम बनाना है, ये वाला डायग्राम बना लेना। समझ में आ गया, ये तो आपको समझने के लिए बनाया हुआ है। क्लियर हो गया। ये देखो जरा, सर क्या ये डायग्राम भी बनाना है, बिल्कुल नहीं बनाना। समझ में आ गया, ये डायग्राम भी आपको नहीं बनाना है, ये लिख देता हूं, ये डायग्राम भी आपको नहीं बनाना है, केवल आपको समझने के लिए बनाया। भैया हमको डॉक्टर बनना है, पेंटर नहीं बनना है। बात समझ में आ गई। तो अब आप मुझे बताओ जरा जल्दी से, यहां पर दो चीजें हैं, ध्यान से देखना, इसमें कितनी चीजें हैं, दो चीजें। एक हो गया सेल ऑर्गेनेल और एक क्या हो गया, साइटोसोल। क्या हो जाएगा, साइटोसोल। आप मुझे बताओ जरा, इसमें से मैंने क्या कर दिया, ये क्या कर दिए, सारे रसगुल्ले खा लिए, माइनस सेल ऑर्गेनेल। ये देखो जरा, मैंने क्या कर दिया, माइनस सेल ऑर्गेनेल। क्या कर दिया मैंने, माइनस सेल ऑर्गेनेल। क्लियर हो गया। तो क्या बच जाएगी, केवल चाशनी। चाशनी बताओ क्या बच जाएगी, केवल चाशनी। इसको हम क्या बोलेंगे, साइटोसोल। अब ये कॉन्सेप्ट बड़े काम का है, ये कॉन्सेप्ट बड़े काम का है। देखो जरा, बड़े काम का कॉन्सेप्ट किस तरीके से, देखो ऐसे समझना। ब्लड तो जानते हो ना, ब्लड को भी यही रसगुल्ले का डब्बा मान लो, ब्लड को भी क्या मान लो, यही रसगुल्ले का डब्बा मान लो। अब इसमें आप मुझे बताना, चलो मैं आपको बना के बताता हूं और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखो ये मैं बना देता हूं यहां पर, ठीक है। अब आप देखना, ये मान लो मैंने क्या बना दिया, पूरा ब्लड है, क्या बना दिया, ब्लड। अरे ऐसे नहीं, अच्छे से ब्लड बनाते हैं, चलो ब्लड बनाते हैं अच्छे से, कैपिलरी बना देते हैं। क्या बना देते हैं, कैपिलरी बना देते हैं, कोई भी कैपिलरी बना देते हैं। मान लो इस कलर से ये कैपिलरी बना दी, समझ में आ गया। या ब्लड को कलेक्ट कर लें, क्या कर लें, ब्लड को कलेक्ट कर लेते हैं। चलो ब्लड को कलेक्ट ही कर लेते हैं, कलेक्ट कर लेते हैं ब्लड को। ये देखो, अब इसके अंदर आप मुझे बताना जरा, ये मैंने बना दिया, ये रेड कलर के सेल हैं, इनको क्या बोल देंगे, आरबीसी। ये लाल कलर के रसगुल्ले हैं, इसको क्या बोल देंगे, आरबीसी। क्या बोल देंगे आप मुझे बताओ जरा, दे आर कॉल्ड एज आरबीसी। लाल कलर के जो डक हैं, इनको हम क्या बोल देंगे, आरबीसी।
सभी को समझ में आ गया? क्या बोल देंगे आप मुझे बताइए जरा, दीज आर कॉल्ड एज आरबीसी। और दूसरी तरफ आप मुझे बताओ जरा, ये व्हाइट कलर के हैं, इनको हम क्या बोल देंगे? डब्ल्यूबीसी। क्या बोल देंगे आप मुझे बताओ जरा? डब्ल्यूबीसी। क्या बोल देंगे? डब्ल्यूबीसी। भाई सफेद कलर के जो रसगुल्ले हैं उनको क्या बोल देंगे? डब्ल्यूबीसी। समझ में आ गया? लाल कलर के जो रसगुल्ले हैं उसको क्या बोल देंगे? आरबीसी। और यदि मान लो इन रसगुल्ले के छोटे छोटे टुकड़े हैं, ये देखो जरा, ये हमने बना दिए इस तरीके से टुकड़े, तो ये क्या हो जाएंगे? दीज सेल फ्रेगमेंट्स आर कॉल्ड एज प्लेटलेट्स। दीज सेल फ्रेगमेंट्स आर कॉल्ड एज प्लेटलेट्स। ये देखो जरा, दीज सेल फ्रेगमेंट्स आर कॉल्ड एज प्लेटलेट्स। क्या बोल देंगे बताओ जरा जल्दी से? दीज सेल फ्रेगमेंट्स आर कॉल्ड एज प्लेटलेट्स। पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बताओ जरा जल्दी से। पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट सभी को क्लियर हो गया? इसको हम क्या बोल देंगे? दीज सेल फ्रेगमेंट्स आर कॉल्ड प्लेटलेट्स। तो नाम लिख लें, नाम लिख लें जल्दी से। आप मुझे बताओ ये क्या हो जाएंगे? आप मुझे बताइए जरा। दीज आर आरबीसी, रेड ब्लड सेल। आप मुझे बताओ इनका नाम क्या हो जाएगा? दीज आर डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल। आप मुझे बताओ दीज सेल फ्रेगमेंट्स, उनके टुकड़े, टूटे हुए रसगुल्ले, सेल फ्रेगमेंट्स। ये क्या होते हैं? आप मुझे बताइए जरा। दीज आर प्लेटलेट्स। क्या हो जाएंगे? प्लेटलेट्स। क्लियर है? अब इसमें से मैंने सारे रसगुल्ले खा लिए। अब इसमें से मैंने क्या कर दिए? सारे रसगुल्ले खा लिए। चलो ये मैं इस तरीके से इसमें लिक्विड कंपोनेंट डाल देता हूं। भैया लिक्विड कंपोनेंट भी तो होता है, ये लिक्विड कंपोनेंट मैंने ऐसे बना दिया। समझ में आ गया? क्या बना दिया? ये मैंने लिक्विड कंपोनेंट इस तरीके से बना दिया। ये लिक्विड पार्ट है, इसका लिक्विड पार्ट है, लिक्विड पार्ट है। अब इसमें से आप जरा ध्यान से समझना, मैंने क्या कर दिया? सारे रसगुल्ले माइनस कर दिए, सारे रसगुल्ले खा लिए। क्या कर दिए मैंने? सारे रसगुल्ले खा लिए, माइनस ऑल सेल। ये सारे के सारे सेल, मैंने सारे सेल निकाल दिए। क्लियर है? तो यहां पर मैं क्या कर दूं? रिमूव ऑल सेल्स। क्लियर है? क्या कर दूं जल्दी से आप मुझे बताओ? रिमूव ऑल सेल्स। सारे रसगुल्ले खा लिए। आप मुझे बताना जो बचेगा। समझ में आ गया? जो बच जाएगा, जो बच जाएगा लिक्विड कंपोनेंट, उसको हम बोलेंगे प्लाज्मा। समझ में आ गया? दिस इज कॉल्ड एज प्लाज्मा। तो भैया प्लाज्मा क्या है? प्लाज्मा चाशनी है। समझ में आ गया? प्लाज्मा क्या है? चाशनी है, प्लाज्मा। आप मुझे बताओ जरा क्या बच गया? सारे रसगुल्ले खा लिए, क्या बच गया यहां पर? आप मुझे बताओ। चाशनी बच गई। क्या बच गई? यहां चाशनी बच गई। और यही चाशनी आप मुझे बताइए क्या है? दिस इज प्लाज्मा। बात समझ में आ गया? दिस चाशनी इज कॉल्ड एज प्लाज्मा। इस चाशनी को हम क्या बोलेंगे? बताओ जरा जल्दी से। दिस चाशनी इज कॉल्ड एज प्लाज्मा। बात समझ में आ गया? अब मान लो कई बार ऐसा होता है, मैंने अभी पूछा जो बंगाल से आए हुए, अब देखो जब रसगुल्ले की बात हो और बंगालियों की बात ना हो तो कैसे हो सकता है? अब मैंने उससे पूछा रसगुल्ले लाए थे? बोले हाँ सर लाए थे। कुछ बचे हैं? बोले सर सारे खा गए, केवल चाशनी बची है। तो मैंने उससे बोला एक काम करना, कल चाशनी लेकर आना। अब एक लेकर आया चाशनी। अब वो चाशनी लेकर आया और उसमें क्या हुआ पता है? ऊपर चाशनी ऐसे शक्कर जम गई थी। आपने भी कभी देखना, चाशनी को छोड़ देना, ऊपर शक्कर जम जाएगी। क्या हो जाएगी? शक्कर जम जाएगी। ठीक है? और जम जाएगी और नीचे थोड़ा पानी पानी सा बचेगा, क्लियर फ्लूइड बचेगा। क्लियर है? तो जो क्लियर फ्लूइड बच गया उसको बोलेंगे सीरम। तो इस प्लाज्मा को छोड़ दिया, इस प्लाज्मा को छोड़ दिया, सब कुछ जम गया, ऊपर का पार्ट जम गया, वो क्लॉटिंग फैक्टर है। और उसके बाद जो नीचे का क्लियर फ्लूइड बच गया, दैट इज कॉल्ड एज सीरम। दैट इज कॉल्ड एज सीरम। तो बन जाएगा। अब इसको क्या किया आप मुझे बताओ जरा, ध्यान से देखना। इसको मैंने क्या कर दिया? यहां पर खाली छोड़ दिया, लेफ्ट फॉर फ्यू टाइम। समझ में आ गया? लेफ्ट फॉर फ्यू टाइम्स, फ्यू टाइम। क्लियर हो गया? थोड़ी देर के लिए हमने क्या कर दिया? इसको छोड़ दिया। अब जब हमने इसको छोड़ दिया तो आप देखना जरा, यहां पर क्या हो जाएगा? ये जो क्लॉटिंग प्रोटीन है वो ऊपर जम जाएंगे। ये क्लॉटिंग प्रोटीन जो है वो ऊपर जम जाएंगे। क्लॉटिंग प्रोटीन, अरे हमको चोट लग जाती है तो थक्का जम जाता है ना, ब्लड के वो हो जाता है कि नहीं होता? फाइबर्स आ जाते हैं कि नहीं आ जाते? क्लियर हो गया? क्लॉट बन जाता है और इसके नीचे कुछ ऐसा क्लियर फ्लूइड बच जाता है। तो आप मुझे बताओ जरा, ये जो बच गया, ये जो बच गया, दिस बचा हुआ पार्ट, दिस पार्ट इज कॉल्ड एज सीरम। दिस पार्ट इज कॉल्ड एज सीरम। दिस पार्ट इज कॉल्ड एज सीरम। और आप मुझे बताओ जरा, ये जो यहां पर पार्ट है इसको हम क्या बोल देंगे? क्लॉटिंग प्रोटीन। क्या बोल देंगे जल्दी से आप मुझे बताइए जरा? दिस इज क्लॉटिंग प्रोटीन। पूरा क्लियर हो गया? इस पार्ट को हम क्या बोलेंगे? क्लॉटिंग प्रोटीन। तो बताओ, सारे रसगुल्ले खा लिए, सारे रसगुल्ले खा लिए, क्या बचेगा? प्लाज्मा।
क्या बचेगा? प्लाज्मा। छोड़ दिया प्लाज्मा, ऊपर जम गया, वो क्या हो जाएगा? क्लॉटिंग फैक्टर्स। और जो नीचे, आप मुझे बताओ, क्लॉटिंग प्रोटीन्स, और जो नीचे बच गया, रह गया, उसको सीरे को क्या बोल देंगे? सीरम। तो आप कभी भूलोगे। तो इसी रसगुल्ले के कॉन्सेप्ट से हमने ब्लड भी पढ़ लिया। ब्लड, प्लाज्मा, सीरम, तीनों चीजों में डिफरेंस क्लियर हो गया। ब्लड, प्लाज्मा, सीरम, ये क्या हो जाएगा? दिस एंटायर इज कॉल्ड एज ब्लड। समझ में आ गया? ये जो बच गया यहां पर, आप मुझे बताओ क्या कहलाएगा? प्लाज्मा। तो प्लाज्मा क्या है? चाशनी। प्लाज्मा क्या है? चाशनी। और चाशनी में सबसे ज्यादा होता है वाटर, तो प्लाज्मा में भी सबसे ज्यादा क्या होता है? वाटर। क्लियर हो गया? बन जाएगा। छोड़ दो चाशनी को, जम जाने दो चाशनी को। आज एक्सपेरिमेंट करना, एक रसगुल्ले का डब्बा बढ़िया से खरीद के लाना हल्दीराम का, और बढ़िया से सारे रसगुल्ले, पहले उसको बोलना ये क्या है? हमारा पूरा का पूरा जो रसगुल्ले है सेल ऑर्गेनेल्स है। वापस लौट के आ जाओ अपने सेल पे, ये हमारे सेल ऑर्गेनेल है। जो बच जाए वो क्या कहलाएगा? आप मुझे बताओ जरा। साइटोसोल। अब ब्लड पर आ जाना। अब कहां पर आ जाना? अब जब रसगुल्ले ब्लड तक आपके पहुंच जाए, अंदर तक आ जाना, किस पे? ब्लड पे आ जाना। ये क्या है? आरबीसी। ये क्या है? डब्ल्यूबीसी। सारे रसगुल्ले खा लिए, क्या बच गया? प्लाज्मा। छोड़ देना उसको थोड़ी देर के लिए, जम जाएगा वो। अब जम जाएगा ऊपर, आप उसको छोड़ देना 2-3 दिन के लिए, ऊपर वो जम जाएगा। उस जमे वाले को हटाना, बिल्कुल थोड़ा सा थिन लिक्विड मिलेगा चाशनी के कंपेयर में, जिसको हम क्या बोल देते हैं? सीरम। क्या बोल देते हैं उसको? सीरम। सभी को समझ में आ गया? पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? जल्दी जल्दी से आप मुझे बताओ, हो गया पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर? आगे बढ़ जाएं। अरे बन जाएगा, बोलो बोलो, जल्दी से बोलो। अब हम ऑर्गेनेल्स देख लें। व्हाट आर सेल ऑर्गेनेल्स? बिल्कुल बेसिक से चलेंगे। समझ में आ गया हम किसकी बात कर रहे हैं? सेल ऑर्गेनेल्स की। किसकी बात कर रहे हैं? पहले तो आप समझो ऑर्गन और ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं। बिल्कुल बेसिक लेवल, जीरो लेवल से चलो, जीरो से ही हीरो बनते हैं भैया। समझ में आ गया? बिल्कुल जीरो से मान के चलो कि हमको कुछ नहीं आता, और जब कुछ नहीं आता तो बहुत कुछ हो जाता है, और जब कुछ आता है तो कुछ ही इंप्रूवमेंट होता है। ये देखो जरा, ये मैंने बना दिया इस तरीके से। मान लो ये पर्सन है, ये मैंने बना दिया पर्सन। थोड़े से बाल बना देता हूं बेचारे के। समझ में आ गया? थोड़े से बाल बना देता हूं बेचारे के, ये बना दिया। क्लियर हो गया? अब आप मुझे बताओ, इसकी बॉडी किससे बनी हुई है? ऑर्गन से। किससे बनी हुई है? ऑर्गन से। आप मुझे बताना जरा, इसके अंदर क्या प्रेजेंट है? जैसे मैं बना लूं, मान लो ये ब्रेन मैंने बना दिया। समझ में आ गया? क्या बना दिया यहां पर? आप मुझे बताओ, ये मैंने बना दिया ब्रेन बना दिया। ब्रेन के बाद आप मुझे बताओ, मान लो मैंने लंग्स बना दिए। क्या बना दिया? आप मुझे बताओ जरा, ये मैंने लंग्स बना दिए। लंग्स के बाद आप मुझे बताओ मैंने क्या बना दिया? फटाफट फटाफट आप मुझे बताना जरा। ये मैंने हार्ट बना दिया इस तरीके से। ये मैंने क्या बना दिया? हार्ट बना दिया। फिर आप मुझे बताओ जरा, मैंने क्या बना दिया यहां पर? मान लो स्टमक बना दिया, ये स्टमक बना दिया। फिर आप मुझे बताओ मैंने क्या बना दिया? मान लो मैंने लीवर बना दिया। लीवर के बाद आप मुझे बताओ, मान लो मैंने क्या बना दी? किडनी बना दी। ये मैंने क्या बना दी? किडनी बना दी, राजमा जैसे। अब आप मुझे बताना, ये सभी मैंने बनाया है, इन सभी को हम क्या बोलते हैं? ऑर्गन्स। क्या बोलते हैं आप मुझे बताओ जरा? दे आर कॉल्ड एज ऑर्गन्स। क्या बोलते हैं? ऑर्गन्स। तो ऑर्गन्स का मतलब क्या होता है? देखो, जो काम ब्रेन कर रहा है वो काम ये नहीं कर रहा, जो काम ये कर रहा है वो काम ये नहीं कर रहा, जो काम ये कर रहा है वो काम ये नहीं कर रहा। सोचो जरा, किडनी का काम ब्रेन करने लगे, ब्रेन का काम किडनी करने लगे, कैसा होगा? आप ऐसे सोचोगे। समझ में आ गया क्या कर रहे हो? मैं सोच रहा हूं, समझ में आ गया। और जरा इमेजिन करो, यहां से कुछ निकल रहा होगा, सोचो जरा कैसा लगेगा। समझ में आ गया? अजीब लगेगा कि नहीं लगेगा? बात समझ में आ गया? तो आप मुझे बताओ जरा कि यहां पर ये जो ऑर्गन्स हैं, इनका एक डेफिनेट शेप है और स्पेसिफिक फंक्शन है। तो यहां पर हम क्या बोलेंगे? दे हैव डेफिनेट शेप। क्या बोलेंगे? दे हैव डेफिनेट शेप। डेफिनेट शेप मतलब फिक्स शेप है। एंड परफॉर्मिंग स्पेसिफिक फंक्शन। बिल्कुल 0-0 से चलो। यही स्टेटमेंट में बेसिक चीजें जब आ जाती हैं तो उलझ जाते हैं। समझ में आ गया? स्पेसिफिक फंक्शन। क्लियर है? अब आप मुझे बताना, ये बॉडी बनी हुई है किससे? सेल से। अभी हम देख चुके हैं कि आप मुझे बताओ जरा, ये जो बॉडी बनी हुई है वो किससे बनी हुई है? सेल से बनी हुई है। किससे बनी हुई है? आप मुझे बताओ जरा, ये मैंने बना दिया, किससे बनी हुई है? दिस बॉडी इज कंपोज्ड ऑफ सेल्स। दिस बॉडी इज कंपोज्ड ऑफ सेल्स। समझ में आ गया? किससे बनी हुई है? दीज आर द सेल्स। इसमें क्या है? सेल्स हैं, सेल्स हैं, सेल है, सेल है, सेल है। आपको मालूम है 100 ट्रिलियन सेल है। क्या इसके अंदर सेल है? अब इस सेल के अंदर भी मजे की बात है कि कुछ स्ट्रक्चर हैं जिनका एक डेफिनेट शेप है। ये मैंने बना दिया। क्या है इनके डेफिनेट शेप है?
क्लियर हो गया? बिल्कुल डेफिनेट शेप है उनका, समझ में आ गया? इस तरीके से मान लो मैंने बना दिया तो उनका क्या है, बिल्कुल डेफिनेट इस तरीके से शेप है। क्या हो जाएगा आप मुझे बताओ? डेफिनेट यहां पर शेप है एंड दे आर परफॉर्मिंग स्पेसिफिक फंक्शन। तो आप देखो जरा ध्यान से देखना, इनमें भी आप देखो, इनमें भी आप मुझे बताओ स्ट्रक्चर्स inside the cell have definite shape and performing specific function। अब ड्रॉपर्स के साथ दिक्कत होती है, सर इतना बेसिक पढ़ा रहे हैं, हमको तो सब आता है, फिर तुम्हारा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ? एडवांस, सर एडवांस पढ़ाओ, हमको एडवांस में करना है। बेटा एडवांस कॉन्सेप्ट्स आर द कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल कॉन्सेप्ट। समझ में आ गया? उन्हीं कलर से एक इमैच्योर पर्सन कैसा भी वो बना देगा पेंटिंग, लेकिन उन्हीं कलर को यूज करके एक पेंटर बहुत कुछ बना लेगा। तो याद रखना, आपको परफेक्शन लाना है और परफेक्शन सिंपल चीजों में आता है और सिंपल कॉन्सेप्ट के कॉम्बिनेशन से एडवांस बनते हैं। और जब आपका हर सिंपल कॉन्सेप्ट, हर टर्म आपका क्लियर रहेगा, हर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा, तो मैं आपसे बोल रहा हूं आपके फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स आएंगे। समझ में आ गया? अब तो कोटा में मिल भी जाऊंगा ना, कहां भागे जा रहा हूं, आ जाना मिलने के लिए। सर आपने पढ़ाया था, नहीं आया आपके नोट से, बताओ कहां से नहीं आया? समझ में आ गया? हमारे फुल मार्क्स नहीं आ रहे, आ जाना बिल्कुल मिलने के लिए। तो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो आप मुझे बताओ, शेप एंड परफॉर्मिंग स्पेसिफिक फंक्शन। और मुझे बताओ जरा जल्दी से, फटाफट आप मुझे बताना, ऐसा तो हमने ऑर्गन के लिए बोला था, तो अब इसको क्या बोले? इसको भी ऑर्गन बोल दें, भैया कंफ्यूजन हो जाएगा। आप मुझे बताओ जरा, कई बार घरों में हो जाता है ना, पता चले पहला बच्चा पैदा हुआ, समझ में आ गया, उसका नाम रख दिया छोटू। अब दूसरा बच्चा पैदा हुआ 5 साल बाद, अब क्या करें? छोटू पार्ट 2, रिटर्न ऑफ छोटू, फिर से आया छोटू, छोटू दोबारा, क्या करें बताओ जरा? छोटू जूनियर ऐसे रखें, कंफ्यूजन हो जाएगा ना। तो इसकी जगह आप मुझे बताओ कुछ ना कुछ हम उसमें जोड़ दें। और बायोलॉजी में कोई भी नाम ऐसे रैंडमली नहीं रखा जाता, सोच समझ के रखा जाता है। तो ये भी ऑर्गन है, बट छोटे से ऑर्गन है, छोटे से ऑर्गन है, छोटे से ऑर्गन है। तो छोटे से ऑर्गन को हम बोलते हैं लिटिल ऑर्गन, और लिटिल ऑर्गन को लैटिन में बोल देते हैं ऑर्गेनेल। क्या बोल देते हैं? ऑर्गेनेल। तो आप मुझे बताओ जरा, यहां बोला था हमने ऑर्गन, तो यहां पर हम क्या बोल देंगे? ऑर्गेनेल। बताओ जरा जल्दी से, क्या बोल देंगे? ऑर्गेनेल। सभी को क्लियर हो गया? और ये जो ऑर्गेनेल है, आप मुझे बताना इसका मतलब क्या हो जाएगा? लिटिल ऑर्गन। समझ में आ गया? मैं फिर बोल रहा हूं, याद रखना, ड्रॉपर्स में सिलेक्शन का रेशियो कम होता है, क्योंकि वो ये मान के चलते हैं ये हमको आता है, और जब वो आता है तो बनता नहीं है। यदि आप सिलेक्ट होना चाहते हो, पुराने सारे नोट्स फेंक दो, पुरानी सारी कॉपियां फेंक दो, पुरानी सारी बुक्स फेंक दो, सब कुछ नया लेकर आओ। समझ में आ गया? एनसीईआरटी नई लेकर आओ। क्लियर है? इतना तो सब अफोर्ड कर ही सकते हैं, ठीक है। अब उसमें से क्या करोगे? सब कुछ नया बनाओ, ऐसे पढ़ो जैसे पहली बार पढ़ रहे हो। तो जब आप ऐसा करोगे ना, देखो 2022 का गया, अब 2023 नई नीट देनी है ना, कि पुरानी नीट के नंबर आपके ऐड हो जाएंगे, कि पिछली बार 300 आए थे, इस बार 300 आ गए, 300 300 600, ऐसा तो नहीं होगा। तो जब ऐसा नहीं होना है तो नोट्स को क्यों रखे हो? हटा दो उनको, बिल्कुल अलग कर दो। समझ में आ गया? चाहे किसी से भी पढ़ाओ, आपने मुझसे ही पढ़ाओ, अलग कर दो, बिल्कुल नई शुरुआत करो। आपको डिप्रेशन नहीं आएगा। आप वो पुराने नोट्स देखोगे, आपका सबकॉन्शियस आपको बार बार याद दिलाएगा यू आर अ फेलियर। पिछले साल भी तूने यही पढ़ा था, अभी भी तू ही पढ़ रहा है। पिछली साल भी तेरा बैंड बजी थी, इस साल भी तेरी बैंड बजेगी। पिछले साल तेरी बैंड बजी थी, पिछले साल भी तेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था, इस साल भी तेरा सिलेक्शन नहीं होगा। ये आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में डाल रहे हो, ऐसा मत करो। समझ में आ गया? सब कुछ नया स्टार्ट करो। आपका एटीट्यूड आपके एल्टीट्यूड को डिसाइड करता है। समझ में आ गया? तो ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? ऑर्गेनेल्स आर लिटिल ऑर्गन। क्या हो जाएंगे? दे आर लिटिल ऑर्गन। सभी को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? अब देखो, ये जो ऑर्गेनेल्स होते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स 3 टाइप के हो जाते हैं। आप मुझे बताना सरा, सेल ऑर्गेनेल्स कितने टाइप के हो जाते हैं? 3 टाइप के ऑर्गेनेल। क्लियर हो गया? सबसे पहला टाइप डबल मेम्ब्रेन बाउंड, जिसमें 2 मेम्ब्रेन होती हैं। क्या हो जाएगा? आप मुझे बताओ जरा। डबल मेम्ब्रेन बाउंड। किसकी बात कर रहे हैं? डबल मेम्ब्रेन बाउंड। दूसरा आप मुझे बताओ जरा, क्या हो जाएगा? मेम्ब्रेन लेस। आप बोलोगे सर ये क्या नाटक है, या तो सीधे डबल मेम्ब्रेन
या फिर सीधे मेम्ब्रेनलेस? भैया अपन एक्सट्रीम की बात करते हैं, बीच बीच की बात नहीं करते। और तीसरा क्या हो जाएगा? सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड। समझ में आ गया? सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड। या तो बिल्कुल मत पढ़ो और पढ़ो तो अच्छे से पढ़ो। समझ में आ गया? बाकी सब बीच वाले बनने की जरूरत नहीं है। तो देखो डबल मेम्ब्रेन बाउंड में कौन कौन हो जाएगा? डबल मेम्ब्रेन बाउंड में आता है माइटोकॉन्ड्रिया, सबसे पहले न्यूक्लियस, सबसे इंपॉर्टेंट न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बाद माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, और मजे की बात है तीनों में जेनेटिक मटेरियल होता है, और क्लोरोप्लास्ट। तो हम एक बात बोल सकते हैं कि जिस भी ऑर्गेनेल के अंदर जेनेटिक मटेरियल आ जाए, जिस भी ऑर्गेनेल के अंदर जेनेटिक मटेरियल आ जाए, वो कैसा होगा? डबल मेम्ब्रेन। कैसा होगा बताओ जरा जल्दी से? डबल मेम्ब्रेन बाउंड। जेनेटिक मटेरियल को बचा के रखना है ना, इंपॉर्टेंट चीज है, तो इसीलिए उसको क्या कर देते हैं? डबल मेम्ब्रेन बाउंड। कैसा कर देंगे उसको? डबल मेम्ब्रेन बाउंड। अब मेम्ब्रेनलेस, मेम्ब्रेनलेस को याद कर लो। मेम्ब्रेनलेस में सबसे इंपॉर्टेंट राइबोसोम। अरे भैया ये तो पता होना चाहिए, समझ में आ गया? इसके ऊपर तो इंडियन साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज मिला है, वेंकटेश रामाकृष्णन को, तो ये तो आपको पता होना चाहिए। फिर न्यूक्लियोलस। आप मुझे बताओ ये कैसा है? आप मुझे बताना जरा कैसा है? मेम्ब्रेनलेस। तो इसको बनाएगा कौन? जो बनाएगा वो खुद भी मेम्ब्रेनलेस होता है। समझ में आ गया? अच्छे लोग अच्छों को बनाते, बुरे लोग बुरों को बनाते, बनाते कि नहीं बनाते? ये मेम्ब्रेनलेस है, तो इसको बनाने वाला भी कैसा हो जाएगा? मेम्ब्रेनलेस। और इसको बनाता कौन है? न्यूक्लियोलस। क्या होते हैं सब हम आगे पढ़ेंगे। न्यूक्लियोलस। और तीसरा आप मुझे बताओ क्या हो जाएगा? सेंट्रियोल, सेंट्रियोल एंड बेसल बॉडी, सेंट्रियोल एंड बेसल बॉडी, सब कुछ हम आगे पढ़ने वाले हैं। सेंट्रियोल के बारे में तो मैंने आपको फिर भी कुछ बता दिया था। रिमेनिंग ऑल सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड। यहां पर मैं लिख दूं रिमेनिंग ऑल। एग्जामिनर ने आपसे पूछा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड, गोल्गी बॉडी सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड, लाइसोसोम सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड, वैक्यूल सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड, पेरोक्सिसोम सिंगल मेम्ब्रेन, ग्लाइकोसिसोम सिंगल मेम्ब्रेन, स्फेरोसोम सिंगल मेम्ब्रेन, कोई भी आ जाए सब क्या हो जाएंगे? सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड। क्लियर हो गया? तो सभी को अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन बता दो जल्दी से। हो गया पूरा क्लियर? सभी को समझ में आ गया? चलो अब आप देखना, अब हम बात कर रहे हैं कुछ टर्म्स होती हैं जिनमें आप बड़े कंफ्यूज होते हो, तो आज हम छोटी छोटी सी टर्म्स ले लेते हैं। आज हम कुछ ऐसी बड़ी चीज नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि आज हमारा रिवीजन हो गया। कल की क्लास का आपकी डिस्टर्ब हुई ना, तो इसलिए आज का रिवीजन हो गया, तो इसीलिए उसको करना बहुत ज्यादा जरूरी था। ठीक है, तो चलो अब देखना, मैं सबसे पहले क्या बना रहा हूं? प्लांट सेल। क्या बना रहा हूं? प्लांट सेल। क्लियर है? बहुत अच्छे से समझना। सबसे पहले मैं क्या बना दे रहा हूं? प्लांट सेल। और प्लांट सेल में आप मुझे बताओ क्या प्रेजेंट होती है? सेल वॉल। क्या प्रेजेंट होती है? सेल वॉल। ये मैंने क्या बना दिया? सेल वॉल। अच्छे से देखना, क्या बना दिया मैंने? सेल वॉल। और आप मुझे बताओ इसके अंदर क्या प्रेजेंट होती है? सेल मेम्ब्रेन। क्या प्रेजेंट होती है? सेल मेम्ब्रेन। सभी को क्लियर हो गया? आप मुझे बताओ इसका नाम क्या हो जाएगा? दिस इज सेल वॉल। क्लियर है? क्या हो जाएगी? आप मुझे बताओ जरा। दिस इज सेल वॉल। फिर से लिख देता हूं, ये देखो क्या हो जाएगी, बताओ जरा जल्दी से। दिस इज सेल वॉल। क्लियर हो गया? अब आप मुझे बताना जरा ये क्या हो जाएगी? दिस इज सेल मेम्ब्रेन। क्या हो जाएगी? आप मुझे बताओ जरा। सेल मेम्ब्रेन। अब आपको मालूम है इसके अंदर कौन प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस। ये मैंने बना दिया न्यूक्लियस। आप मुझे बताओ इसके अंदर और क्या प्रेजेंट होते हैं? बाकी सारे ऑर्गेनेल्स। मान लो बना दिया माइटोकॉन्ड्रिया, और मान लो मैंने बना दिया क्या? क्लोरोप्लास्ट। क्या बना दिया? क्लोरोप्लास्ट। और बाकी आप मुझे बताओ इसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा? लिक्विड कंपोनेंट। क्या प्रेजेंट होगा इसके अंदर? आप मुझे बताओ जरा। लिक्विड कंपोनेंट। क्या बना हुआ है? जल्दी से आप मुझे बताओ जरा क्या बना हुआ है? फटाफट फटाफट आप मुझे बताओ जरा। लिक्विड कंपोनेंट। सभी को समझ में आ गया? क्लियर है? अब मैं क्या कर रहा हूं, इसमें से सबसे पहले इस पूरे स्ट्रक्चर में से मैंने माइनस कर दिया सेल वॉल। मैं क्या कर दूं? माइनस सेल वॉल। मतलब मैं क्या कर दूं? रिमूव सेल वॉल। क्या कर दूं? आप मुझे बताओ जरा। रिमूव सेल वॉल। ये सेल वॉल को मैं रिमूव कर देता हूं। सेल वॉल को मैंने क्या कर दिया? रिमूव। क्लियर है? क्या कर दिया मैंने? सेल वॉल को रिमूव कर दिया। अब जब सेल वॉल को रिमूव कर दिया, तो आप मुझे बताना जरा, यहां पर ये स्ट्रक्चर एक बनेगा, ये बच गया। ये देखो जरा, ये बच जाएगा। बच जाएगा कि नहीं बच जाएगा? बताओ जरा जल्दी से। और इसके अंदर जो भी चीजें हैं वो बच जाएंगी। ये देखो जरा, मैंने क्या कर दिया?
रिमूव सेल वॉल। बहुत अच्छे से समझना, यहां पर मैं क्या लिख रहा हूं आप मुझे बताओ जरा, रिमूव सेल वॉल। सेल वॉल को रिमूव कर दिया, तो इसके अंदर आप मुझे बताओ सब कुछ होगा, सब कुछ होगा, आप मुझे बताओ जरा, सब कुछ होगा एक्सेप्ट सेल वॉल। ये मैंने बना दिया माइटोकॉन्ड्रिया, ये मैंने बना दिया क्लोरोप्लास्ट, जितने ऑर्गेनेल्स हैं वो सब हैं, जितने ऑर्गेनेल्स हैं वो सब हैं। मैंने केवल किसको माइनस कर दिया, सेल वॉल को रिमूव कर दिया। और यहां पर आप मुझे बताओ ये क्या हो जाएगा, ये बाकी उसका साइटोसोल। अरे लिक्विड कंपोनेंट तो जानते हो ना साइटोसोल, अभी उसी को मैं क्लियर करने वाला हूं, क्या साइटोप्लाज्म होता है, क्या साइटोसोल होता है, उसके बाद हम प्रोकैरियोट और यूकैरियोट पढ़ेंगे। क्लियर हो गया? तो ये सभी को समझ में आ गया, पूरा क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो ये जो बच गया, तो फर्स्ट जैसे ही मैंने रिमूव किया, तो ये जो फर्स्ट जो बच गया इसको हम बोलते हैं प्रोटोप्लास्ट। क्या बोलेंगे आप मुझे बताओ जरा, प्रोटोप्लास्ट। तो फर्स्ट क्या होगा, प्लास्ट। आप मुझे बताओ जरा, जो बच गया, सबसे पहला जो बच गया उसको हम क्या बोल देंगे, बताओ जरा जल्दी से, प्रोटोप्लास्ट। समझ में आ गया? क्या बोल देंगे आप मुझे बताओ जरा, प्रोटोप्लास्ट। तो जैसे माइनस किया, जैसे ही माइनस किया, जैसे ही माइनस किया, जो बच गया वो क्या कहलाएगा, प्रोटोप्लास्ट। अब इसमें से फिर माइनस करते हैं, एक एक करके रिमूव करते जा रहे हैं। अब इसमें से हमने किसको माइनस कर दिया, इसमें से हम माइनस करते हैं, बाहर से एक एक को रिमूव करते जा रहे हैं। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को माइनस कर देते हैं, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को माइनस कर दिया। और जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन को माइनस कर देंगे तो आप मुझे बताना जरा यहां पर क्या बच जाएगा, बताना जरा। ये तो उसका लिक्विड कंपोनेंट दिखाई दे रहा है, ये क्या बच जाएगा, इसका लिक्विड कंपोनेंट रहेगा कि नहीं रहेगा। और उसके बाद आप मुझे बताओ इसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा, न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है, क्या होगा, न्यूक्लियस। और आप मुझे बताओ जरा क्या हो जाएगा यहां पर, ये मैंने बना दिया माइटोकॉन्ड्रिया। मतलब बाकी सारी चीजें प्रेजेंट होंगी, केवल हमने क्या निकाल दिया, बाहर का पार्ट हमने निकाल दिया। क्लियर हो गया? हमने क्या रिमूव कर दिया, रिमूव, बताओ क्या रिमूव कर दिया, रिमूव सेल मेम्ब्रेन, रिमूव सेल मेम्ब्रेन। क्लियर है? और जब इसको रिमूव कर दिया तो जो बचेगा, जो बचेगा उसको अब हम बोलेंगे प्रोटोप्लाज्म। क्या बोलेंगे, प्रोटोप्लाज्म। समझ में आ गया? उसको हम क्या बोलेंगे, प्रोटोप्लाज्म। तो सबसे पहले जो बचा था उसको क्या बोलेंगे, प्रोटोप्लास्ट। बाहर से केवल एक निकाल दिया, क्या कहलाएगा, प्रोटोप्लास्ट। एक और निकाल दिया, क्या कहलाएगा, प्रोटोप्लाज्म। एक और निकाल दिया, क्या कहलाएगा, प्रोटोप्लाज्म। अब इस प्रोटोप्लाज्म में से माइनस कर दिया मैंने, आप देखो जरा, सबसे बड़ा कौन है, न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस को रिमूव कर देता हूं मैं, क्या कर दूं, रिमूव न्यूक्लियस, रिमूव न्यूक्लियस। केवल मैंने न्यूक्लियस को रिमूव किया, बाकी सबको रिमूव नहीं किया। तो जब मैंने न्यूक्लियस को रिमूव कर दिया तो आप मुझे बताओ यहां क्या बचेगा, केवल न्यूक्लियस माइनस हो जाएगा, बाकी सब कुछ बचेगा। क्लियर है? बाकी सारे ऑर्गेनेल्स इसके अंदर रहेंगे। ये मैंने बना दिया, दिस इज माइटोकॉन्ड्रिया, ये भी है। ये मान लो मैंने बना दिया क्लोरोप्लास्ट, ये भी है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, सब कुछ प्रेजेंट है। तो अब जो बच जाएगा, अब जो बच जाएगा उसका नाम होता है साइटोप्लाज्म। समझ में आ गया? उसका नाम क्या हो जाएगा, साइटोप्लाज्म। बताओ, न्यूक्लियस को निकाल दिया तो क्या बोलेंगे, साइटोप्लाज्म। बोलो जल्दी से, क्या बोल देंगे उसको, साइटोप्लाज्म। सभी को समझ में आ गया, क्या बोल देंगे, साइटोप्लाज्म। और इस साइटोप्लाज्म में से मैंने क्या कर दिया, रिमूव ऑल सेल ऑर्गेनेल। क्या कर दिया, रिमूव ऑल सेल ऑर्गेनेल, सारे सेल ऑर्गेनेल्स को निकाल दिया। समझ में आ गया? ऑल सेल ऑर्गेनेल्स को रिमूव कर दिया। तो अब जो बच जाएगा वो केवल बचेगी चाशनी। बताओ जरा क्या बचेगी, चाशनी। और उस चाशनी का तो आखिरी में कौन बचता है, सोल। बॉडी जल जाती है, सोल रह जाती है, तो आखिरी में कौन बचेगा, साइटोसोल। कौन बचेगा आप मुझे बताओ जरा, आखिरी में कौन बचेगा, साइटोसोल। तो आखिरी में कौन रह जाती है, सोल। सब निकाल दिया तो कौन हो गया, क्या बचा, सोल। पहला निकाला, सेल वॉल निकाल दी, दूसरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तीसरा न्यूक्लियस, चौथा सब कुछ निकाल दिया। तो ये पूरा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? फर्स्ट है प्लास्ट, लास्ट है सोल। फर्स्ट है प्लास्ट, लास्ट है सोल। फर्स्ट है प्लास्ट, लास्ट है सोल। आप देखो जरा, हो गया पूरा क्लियर। अब देखो, इसको याद रखने का एक और तरीका है। तो आप मुझे बताओ जरा, सबसे पहला जो था रिमूव करने के बाद वो क्या था, प्रोटोप्लास्ट। क्या हो जाएगा, प्रोटोप्लास्ट। क्लियर है? और लास्ट क्या था आप मुझे बताओ जरा, लास्ट था सोल, साइटोसोल। क्लियर हो गया? फर्स्ट था प्लास्ट, आप मुझे बताओ फर्स्ट कौन था, प्लास्ट।
और लास्ट कौन है, सोल। क्लियर हो गया। अब देखना इस सी के जस्ट पहले वाला कौन आ जाएगा, साइटोप्लाज्म। सी के पहले वाला कौन आ जाएगा, साइटोप्लाज्म। और पी के बाद वाला आप मुझे बताओ जरा कौन आ जाएगा, प्रोटोप्लाज्म। कौन आ जाएगा आप मुझे बताओ जरा, प्रोटोप्लाज्म। क्लियर हो गया। ये आपको काम आएगा प्लास्ट, ये जो प्लास्ट है ये काम आएगा जब हम एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट। तो देखो जरा जल्दी से आप मुझे बताओ, ये प्लास्ट है ना, ये प्रोटोप्लास्ट है, तो यदि कोई मूवमेंट इसके अंदर से हो रहा है, इसके साथ में हो रहा है, तो इसको बोलेंगे सिम्प्लास्ट। लेकिन यदि कोई मूवमेंट इसके दूर से हो रहा है तो उसको बोलेंगे एपोप्लास्ट। एपो का मतलब अवे, सिम का मतलब साथ। फिर से देखो, इसीलिए आपको ये समझना बहुत जरूरी है। आप मुझे बताओ, यदि कोई मूवमेंट इससे दूर से हो रहा है, तो दूर से हो रहा है तो प्लास्ट से दूर से हो रहा है तो ये क्या कहलाएगा, एपोप्लास्ट। आप मुझे बताओ इसके अंदर से हो रहा है तो क्या कहलाएगा, सिम्प्लास्ट। क्या कहलाएगा आप मुझे बताओ जरा, सिम्प्लास्ट बन जाएगा, बन जाएगा। जल्दी से आप मुझे बताओ, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो आप मुझे बताना, यहां मैं डायग्राम बना रहा हूं, ये मूवमेंट ये प्लास्ट है, इससे दूर से हुआ तो ये क्या कहलाएगा, एपोप्लास्ट। ये भी क्या कहलाएगा, एपोप्लास्ट। ये भी क्या कहलाएगा, एपोप्लास्ट। लेकिन ये क्या कहलाएगा, दिस इज कॉल्ड एज सिम्प्लास्ट। दिस इज कॉल्ड एज सिम्प्लास्ट। बन जाएगा, हो गया पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर। ये क्या कहलाएगा आप मुझे बताओ जरा, दिस इज कॉल्ड एज सिम्प्लास्ट। पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया। कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है तो बता दो। पूरा क्लियर हो गया। तो अब आप मुझे बताओ जरा, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स का कंफ्यूजन, सेमी परमिएबल, सिलेक्टिव परमिएबल, ये सारी चीजें अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। समझ में आ गया। मैंने आपसे बोला ना, आज की क्लास हम थोड़ी सी छोटी रखेंगे। चाहूं तो मैं 20 मिनट में बहुत सारी चीजें कवर कर सकता हूं, लेकिन हफ्ते में आप 1 से 2 घंटे निकाला करो जिसमें आप बिल्कुल पढ़ाई ना करो। बोले सर हमारे पास तो ऐसा टाइम बहुत रहता है, पढ़ने वाला टाइम कम रहता है। नहीं, टाइम निकालो, 1 घंटे का टाइम निकालो, पढ़ाई की कोई बात भी नहीं करनी है। समझ में आ गया। बिल्कुल आराम से शांत रहो, किसी से बात मत करो। समझ में आ गया। उस ड्यूरेशन में किसी से बात मत करो, लगे कहीं पर एक जगह पे, खाली जगह पे जाके बैठ जाओ। क्या होगा इससे फायदा, जो हफ्ते भर में आपका दिमाग काम कर रहा था वो उस ड्यूरेशन में अब उससे गार्बेज निकलेगा। जब वो शांत होगा तो उससे क्या निकलेगा, गार्बेज निकलेगा। और जब वो गार्बेज निकलता जाएगा, धीरे 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 निकलता जाएगा, शुरू में डिप्रेशन आएगा, लेकिन उसको निकलने दो। ऐसे देखो जैसे मूवी देख रहे हो। समझ में आ गया। ऐसे देखो जैसे क्या देख रहे हो, मूवी देख रहे हो। भाई नदी में आप ऐसे पत्थर मार दो, नीचे की कोई चीज आपको दिखाई नहीं देगी, वो क्या हो जाएगा, पूरा पानी हिल जाएगा। लेकिन वो पानी शांत हो जाता है तो सारी चीजें दिखाई देने लगती हैं। तो आपको खुद को आपकी गलतियां दिखाई देने लगेंगी, आप खुद कैसे पढ़ाई करोगे आपको दिखाई देने लगेगा, आपको क्या और इंप्रूवमेंट करना है आप खुद दिखाई देने लगेगा। तो आप खुद अपने दोस्त बनोगे। तो थोड़ा टाइम खुद के लिए जरूर निकाला करो। मी टाइम, दैट इज कॉल्ड मी टाइम, हम उसको बोलेंगे मी टाइम। तो मी टाइम जरूर निकाला करो, खुद के लिए टाइम जरूर निकाला करो। कोई उस समय फोन नहीं, कुछ नहीं, केवल एक जगह शांत बैठ जाओ, आराम से बस शांत बैठ जाओ। मन पड़े तो आंख बंद करके बैठ जाओ, लेकिन ये टाइम आप जरूर करो अभी ऐसा। आपको आपकी गलतियां रियलाइज होंगी, और जब गलतियां रियलाइज हो तो एक पेज में लिख लेना, ये काम मुझे नहीं करना है, और क्या करना है वो एक पेज में लिख लेना, ये मुझे करना है 8-10 महीने जो मेरा फ्यूचर बदल देंगे। समझ में आ गया। तो पूरा क्लियर हो गया। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय बाय।